सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है FLN के इस वेबिनार में। रमेश सर, सुनील बजाज सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको बोला है थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए अभी। हेलो। हाँ, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ओके, धन्यवाद सर। चलो मैं एक अनुभव से शुरू करूंगा। आपको ये जो आज मीटिंग है, वैसे FLN में हम जो है इसमें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दोनों होंगे, लेकिन हम जो आज करने जा रहे हैं वो न्यूमरेसी के ऊपर जोर देंगे। न्यूमरेसी में आपको 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों का है, जो उसमें हम पहली दूसरी तक मतलब कि ज्यादातर लेंगे हम आज। तो मैं आप एक अपने अनुभव से शुरू कर रहा हूँ। अब हमारा जो है आज का जो सारा प्रोग्राम है वो न्यूमरेसी पे रहेगा। तो मैं एक बार एक स्कूल में गया, तो मुझे जब ये कहा गया कि स्कूल में, जब मैंने उस टीचर से बातचीत की, मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है मैथमेटिक्स में, तो उसने कहा जी एक बच्ची है ये तो कुछ सीख ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल डल है। कई बातें उसने बोली उसके बारे में। अभी मतलब कि स्कूल शुरू ही हुआ था, वो 2 ही महीने हुए थे उस बच्ची को आए, मतलब फर्स्ट ग्रेड में ही थी वो लड़की। तो क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपको लगे कि टीचर ने बोल दिया कि ये बच्ची ठीक नहीं है, या आपको लगे आपने क्लासरूम में किसी से बच्चों से किया हो कन्वर्सेशन और आपको लगे कि ये बच्चा ऐसे ही है, और या आपका कोई और अनुभव जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा स्कूल में जाके, कोई भी शेयर करिए आप। हाँ जी। आगे बजाज जी। हेलो। यस सर, आई हैव ज्वाइंड। थैंक यू सर। चलो करो फिर, आप कर लो, मैंने बाद में कर लूंगा। हाँ ठीक है। Good morning all. Sorry, due to internet connectivity, I was not able to join. First of all, welcome all the participants and the teachers, those who are attending this workshop from YouTube channel also. आज सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो मीटिंग है, जैसे टॉपिक से हमने बताया कि इम्प्लीमेंटिंग FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मैंडेट है FLN के द्वारा कि हर बच्चे को एक न्यूमरेसी और लिटरेसी, ये जो कॉम्पिटेंसी अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नई कॉम्पिटेंसीज बनेंगी, जो लर्निंग आउटकम बनेंगे, वो कैसे अचीव करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये विशेष रूप से बताया गया है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, वो मैक्सिमम 0 to 6 ईयर और 7 और 8 ईयर्स। तो ये जो पहले 8 साल हैं बच्चे के जीवन के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बच्चे का बहुत जो डेवलपमेंट है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए, और उसको कैसे करेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। 10+2 सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब 5+3+4, यानी कि पहले 5 साल जो 5 है वो है फाउंडेशन है बच्चे की लाइफ की, और उसी पे हम फोकस करेंगे। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में जैसे नाम से लग रहा है, न्यूमरेसी से तो जैसे कहने को हम न्यूमेरिकल जैसे कैलकुलेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रही है, हम उस पर फोकस करेंगे। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है न्यूमरेसी, अदरवाइज जो स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाने चाहिए 8 वर्ष तक, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। और 2025 तक जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है
कि हमें ये टारगेट अचीव करना है कि हर बच्चा उन स्किल्स के साथ, उन कॉम्पिटेंसी के साथ थर्ड क्लास में पहुंचे। तो ये कैसे होगा, क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए, तो उस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जल्दी FLN मिशन के रूप में एक मिशन स्टार्ट करने जा रही है। हरियाणा ने पहले से ही इस पे जनवरी से काम करना शुरू कर दिया है और आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से लास्ट मीटिंग चल रही है। दिस इज द लास्ट मीटिंग विद एवरी डिस्ट्रिक्ट, सो ऑल 21 डिस्ट्रिक्ट वी हैव टॉक्ड। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से बातचीत हो गई है। ये ओरिएंटेशन है और हमारा टीम सिलेक्शन भी है कि हमारे ABRC और BRP कैसे क्लस्टर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे FLN की इम्प्लीमेंटेशन में एक पिलर के रूप में काम करेंगे। तो आप सभी को आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप इसमें खरे उतरेंगे और सभी टीचर्स के साथ जब आप मेंटरिंग को जाएंगे तो आप बेहतर रूप में कर पाएंगे। तो आज के जो मेन फोकस एरिया रहेगा, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे बातचीत करेंगे और खासकर 21st सेंचुरी स्किल्स। तो एग्जाम्पल के रूप में मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स को कैसे डील किया जाना चाहिए और कैसे डील किया जा रहा है। मैथमेटिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स को जैसे हम सुनते हैं कि मैथमेटिक्स एक कठिन विषय है, मैथमेटिक्स जो है हर बच्चा नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स अगर कठिन है तो क्या गवर्नमेंट को इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दें, हर बच्चे को मैथ ना कराएं? अगर टीचर, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, जैसा सुनने में आ रहा है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको ऑप्शनल कर देती है? ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट इसको कंपलसरी किए हुए है? तो क्या फायदा मिलता है मैथमेटिक्स करने से? तो आप में से कोई बताएं कि मैथमेटिक्स करने से बच्चे में क्या एक्सपेक्टेशन है, बच्चे को क्या फायदा होता है? क्यों नहीं इसको ऑप्शनल कर देते? जिसको जरूरत हो वही पढ़े, बाकी ना पढ़े। आपकी क्या राय है? कोई भी साथी अनम्यूट करके एक बार बातचीत करें, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें कि मैथमेटिक्स करने से ऐसा क्या फायदा होने वाला है जो गवर्नमेंट बच्चों को इतनी मुश्किल हो रही है लेकिन फिर भी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा ऐसा समझना है सर, हो सकता गलत भी हो, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हम सोच के करें कि अच्छा हो, वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि बच्चे के अंदर चिंतना पैदा हो, तर्क पैदा हो, और उसके लिए मेरे को लगता है कि जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। तो इसलिए हम इसको रेगुलरली चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़े, क्योंकि लॉजिक क्रिएट ही नहीं होगा बच्चे के अंदर, वो मैथ नहीं पढ़ेगा तो। बहुत बढ़िया, आपने सही कहा। कोई भी सब्जेक्ट उसको चैलेंज नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। शॉर्ट में रखे थोड़ा सा ताकि हम डिस्कशन आगे कर सकें। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने। थैंक यू। लॉजिक तर्क शक्ति नहीं डेवलप हो सकती। और कोई साथी इसके अलावा, तर्क शक्ति के अलावा कोई और क्या मैथमेटिक्स करने से क्या फायदा हो रहा है? किस लिए मैथमेटिक्स करना चाहिए? हेलो सर, मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा दोबारा ही। बच्चा अपने चारों तरफ जब देखता है सराउंडिंग में, तो वो देखता चीजों की यूनिफॉर्मिटी में नहीं देखता, वो चीजों को देखता अनइक्वल में। तो उसके दिमाग में क्रिएट होता है कुछ कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों। वो मैथ से जुड़ा हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो घर पे जा रहा है, कुछ चीजों को खा रहा है, टेबल को देख रहा है, चेयर को देख रहा है, तो उसमें गिनती क्रिएट, काउंटिंग क्रिएट होता है उसके दिमाग में। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। कोई और बताएं मैथमेटिक्स का क्या यूज है बच्चे के लिए? सर नमस्ते। सर मैथ तो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, होल लाइफ, जैसे कि खरीदारी, नाप तोल, जमा घटा गुणा भाग, टोटली एंड लाइफ तक चलता है ये। इसलिए ये जरूरी है, ये ऑप्शनल हो ही नहीं सकता, ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। बच्चे को हर समय इसकी जरूरत पड़ती है, दैनिक जीवन में हर लेन देन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, मापन के लिए, सब जगह मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, मैं पिछले भी 2-4 ग्रुप में बातचीत कर रहा था, तो ज्यादातर ने यही कहा कि अगर मैथ्स नहीं होगा तो बच्चा दैनिक जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो मैथ्स इसलिए जरूरी है। तो आप में से भी जैसे आपने अब दो आदमियों के मैंने विचार सुने हैं, तो मैं इसी को आपको कराना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, जो लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन के लिए जानना चाहिए,
तो सबसे पहले तो आप देखिए कैलकुलेशन के लिए तो आजकल कैलकुलेटर आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, तो कैलकुलेशन तो उनसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, कैलकुलेशन अगर हम दैनिक जीवन की देखें तो एक सब्जी बेचने वाला अगर 650 ग्राम सब्जी हमने ली तो उसकी कीमत कितनी है वो सब्जी बेचने वाला हमसे पहले बता देता है। हम टाइम लगाते हैं लेकिन वो पहले बता देता है। हमने मैथ पढ़ा है, उसने मैथ नहीं पढ़ा। एक इसी तरह से अगर आप देखें, एक मिस्त्री जो मकान बनाता है उसने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी, लेकिन दो दीवारों में परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाता है और पाइथागोरस का यूज करता है। वो दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी उसकी गणना हमसे बेहतर कर पाता है। हमने मैथ पढ़ा है, हमने उसमें एरिया वॉल्यूम सब पढ़ा है, लेकिन हमें समय लगता है, वो जल्दी कर। तो बिना पढ़े भी वो बेहतर कर रहा है, चाहे मिस्त्री है चाहे सब्जी बेचने वाला है। इसी तरह से बिजनेसमैन भी बहुत से मिल जाएंगे जो अपने जीवन में कैलकुलेशन बेहतर ढंग से कर रहे हैं और वो कैलकुलेटर और कंप्यूटर की मदद से अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा। तो साथियों, जिन लोगों की ये राय है कि भाई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, दैनिक जीवन के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, अगर कैलकुलेशन उनके दिमाग में है तो कैलकुलेशन तो जैसे मैंने उदाहरण दिए कि बिना इसके भी पढ़े भी मैथ्स वो कैलकुलेशन बेहतर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का मुख्य उद्देश्य जो सबसे पहले हमारे साथी ने बताया, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित कर, बच्चे के अंदर एनालाइज करने की, बच्चे के अंदर सोचने, बच्चे के अंदर इसकी क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे के अंदर रूल फॉर्मेशन की क्षमता, ये सब क्षमताएं विकसित करना, ये है मैथमेटिक्स का। कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, कैलकुलेशन चाहिए लेकिन वो ऑटोमेटिक, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले हमारे साथी ने कहा कि बच्चा किस तरह से सोचता है, अपने चीजों का निर्णय किस तरह से करता है, क्या तर्क के आधार पर अपना निर्णय करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो मैथमेटिक्स के बारे में ये माना जाता है कि ये तो दैनिक जीवन में हर जगह काम आता है, इसलिए मैथ हमें जानना जरूरी है। ये दैनिक जीवन में काम आता है, लेकिन दैनिक जीवन में जब तक हमें तर्क करना नहीं आएगा तो हमारा दैनिक जीवन, हम दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, हम कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकेंगे। निर्णय तभी ले पाते हैं जब हमारे तर्क हों, हम किसी बात पर निश्चित कर सकें कि हाँ ये इस तर्क के अनुसार ये चीज मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए सही नहीं है। तो ये निर्णय करने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित कर, तो ये कैसे होगी इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या मैथमेटिक्स इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं? क्या बच्चे का ब्रेन जब वो पैदा होता है तभी उसका ग्रो कर जाता है, उसके बाद वो कोई चेंज नहीं आता? मतलब अगर पैदा होते समय अच्छा ब्रेन है, इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंट बच्चा है तो मैथ कर सकता है, और पैदा हुआ इंटेलिजेंट ब्रेन अच्छा नहीं है तो वो नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है? क्या सभी बच्चे मैथ्स कर सकते हैं या केवल इंटेलिजेंट बच्चे कर सकते हैं? और क्या बच्चे का ब्रेन जन्म के बाद भी ग्रो करता है? इस पर आपकी क्या राय है, एक बार बताएं। हेलो, बोलिए। नमस्ते सर। मैं इसको थोड़ा ऐसे बताना पसंद करूंगा कि अगर हम किसी और को बोले ने, आपने पहले भी दिया उत्तर, अगर कोई नहीं बोलता फिर आप जरूर बोलें। यू आर वेलकम। ओके, लेट अदर ट्राई। कोई भी साथी बताएं, मैथमेटिक्स जो है क्या केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं, और दूसरा क्या ब्रेन ग्रो करता है या पैदा होते समय जैसा ब्रेन होता है वैसा, उसी से पता लग जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं। कोई और साथी प्लीज ट्राई करें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सभी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग मेथड पे डिपेंड करता है ज्यादा। ब्रेन लगभग सभी बच्चों का एक्टिव है, नहीं है तो किया जा सकता है एक्टिव। अगर उसको एक्सरसाइज कराएंगे, बच्चे के लेवल पर आके, उसके लेवल पे आके समझाने का प्रयास करेंगे, बच्चे धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। चलिए, आपका उत्तर है कि हर बच्चा कर सकता है और बच्चे का ब्रेन ग्रो करता है। और कोई साथी? धन्यवाद। कोई और साथी कुछ और कहना चाहें इस बारे में? नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते जी।
सर हमने जैसे ये चीज देखी है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, विकास है, वो उसके एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। अब बच्चे के जन्म के समय जो उसका मस्तिष्क जो विकसित हो चुका है वो तो है, लेकिन उसके बाद ये चीज पे भी वो उसका विकास डिपेंड करेगा कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। अगर उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें मतलब वो उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उसका ब्रेन उसके बाद जन्म के बाद भी डेवलप करेगा। और वो मैथमेटिक रीजनिंग का जो भी पोर्शन होता है, वो अगर हम बच्चे को चांसेस देते हैं, चाहे वो उसके पास बच्चा कम दिमाग का है, तो भी सर वो उसको कर पाएगा। तो हर एक बच्चा मैथ कर सकता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कोई और साथी कुछ कहना चाहें? चलिए, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिए दोनों साथियों ने कि ये हर बच्चा मैथमेटिक्स कर सकता है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि मैथ्स तो केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं, भाई ये तो नहीं कर सकता या ये बच्चे नहीं कर सकते। और जो है बाई बर्थ ही भाई बच्चे का दिमाग होता है, अदरवाइज तो बच्चे का दिमाग बाद में नहीं होता। एक बार जैसा पैदा हो गया वैसा ही रहता। तो साथियों, मैं आपको एक उदाहरण, बिल्कुल आपने सही कहा है, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रोफेसर जो बॉयलर, अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की जानी मानी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और उन्होंने एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च की। मैं बता दूं उनके बारे में, जो बॉयलर हैं वो अमेरिका की जानी मानी मैथमेटिशियन में से एक हैं, जो करिकुलम डिजाइन करते हैं कि 5 मेंबर्स की कमेटी है, उसमें वो मेंबर हैं। और एक और विशेष बात कि वो पहले एक स्कूल में टीचर थी, लंदन के एक स्कूल में टीचर थी, अपने आप को अपग्रेड करके आज वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं और स्कूल एजुकेशन में मैथमेटिक्स पे काम कर रही है। और उनका काम आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, यू क्यूब्ड के नाम से उनका एक वेबसाइट है, और अनेक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और बुक्स, उन्होंने लिमिटलेस माइंड, बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बेहतरीन किताबें हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ मिलकर ब्रेन की स्टडी की। उस ब्रेन की स्टडी में उन्होंने जब ब्रेन की एक्टिविटी ऑब्जर्व करी, तो उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने पाया कि बच्चों का ब्रेन ग्रो कर रहा है, नए न्यूरॉन बन रहे हैं। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो जान सकते हैं कि नए न्यूरॉन, यानी कि नए न्यूरॉन कब बन रहे हैं, ये उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो पाया कि जब जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, किसी चीज से जूझ रहा है, तभी उसका ब्रेन ग्रो करता है। अगर बच्चे को कोई चैलेंजिंग दी है, चैलेंजिंग टास्क दिया है, तब तो वो उसमें न्यूरॉन बन रहे हैं, अगर ज्यादा बन रहे हैं। और अगर मान लो एक नॉर्मल टास्क है तो उस टाइम बिल्कुल मिनिमम। और इवन जैसे रिपीटेड टास्क होता है, रिपीटेड टास्क का मतलब है कि जैसे टीचर ने एक क्वेश्चन करा दिया, सिमिलर क्वेश्चन उनसे पूछ लिए, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ऐसी रिपीटेड एक्टिविटी। और इसके बारे में हमारे एक विशेषज्ञ हैं जो पोलिया, उन्होंने भी कहा है कि अगर बच्चे को रिपीटेड एक्सरसाइज करा के हम उसको टाइम वेस्ट करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी को किल करते हैं। जो लोग बच्चे को रिपीटेड एक जैसे क्वेश्चन करने को देते हैं, एक जैसा काम करवाते हैं, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। चलिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये ब्रेन जो है ये हमेशा ग्रो करता है, लेकिन ग्रो तभी करता है फास्ट, ज्यादा, जब हम उसको संघर्ष करने का, जूझने का, स्ट्रगल करने का मौका देते हैं। तो कुछ लोग, कुछ टीचर, हम लोग बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा बिहेवियर, हम उनसे कैसे डील कर रहे हैं, चाहे हम हैं, टीचर हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारी सोसाइटी है, जहां जहां बच्चे को मौका मिलता है, अगर बच्चे को खुद करने के लिए चुनौतीपूर्ण टास्क देते रहेंगे तो उसका ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, उसको लगता रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, और वो कर भी पाता है। अगर हम बच्चे को ग्रोथ माइंड, अगर हम उसके सब कुछ जैसे एग्जाम्पल दे दिया, फिर एक ज्यादा सोल्यूशन हमने कर दिए, बच्चे को केवल नोट करने के लिए कहा। जैसे क्वेश्चन है हिंदी में तो उसका आंसर लिखवा दिया, साइंस है
तो उसका आंसर नोट करा दिया, या गाइड से लिख के लाने के लिए कह दिया। जब सब कुछ रेडीमेड दे देते हैं तो रेडीमेड मिलना यानी कि बच्चे को थाली में परोस के दे देना, बच्चे ने अपनी कोई कोशिश ही नहीं की, अपने ब्रेन को कहीं यूज ही नहीं किया, तो बच्चे का ब्रेन ग्रो करना बंद कर देता है। वो एक फिक्स्ड माइंडसेट के बाद बंद हो जाता है। वो अगर क्वेश्चन नहीं होता तो वो टीचर से पूछता है कि कैसे होगा, वो खुद उसमें जूझता नहीं, वो डिपेंडेंट बन जाता है। तो हमें फोकस करना है कि हमें बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट के साथ डेवलप करना है, उनको फिक्स माइंडसेट नहीं बनने देना। ये हमारा सोसाइटी का, हम सब लोगों का जिम्मेवारी है, हर बच्चे को ये लगे कि वो कर सकता है। और जहां तक सक्सेस की बात है, तो आपने देखा होगा जिसने थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, तो उसने 10,000 कोशिशें की, तो 9,999 बार फेल हुआ। हर बार कोशिश करता गया, नई कोशिश, पता लगता गया कि इस कोशिश से नहीं हुआ, अगली कोशिश करी। वो कहीं नहीं रुके, हाँ वो करते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक दिन ढूंढ लूंगा, विश्वास था उन पे। तो हमें बच्चों को इस तरह से आत्मविश्वासी बनाना है। हमारे बच्चे जब ग्रोथ माइंडसेट के साथ होंगे तो वो अनेकों इनोवेशन रिसर्च पे पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अभी सिंगला साहब भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारा जो प्रोसेस ऑफ क्लास है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, वो या तो बैंकिंग मॉडल है या प्रोग्रामिंग मॉडल है, जो टीचर पर डिपेंडेंट है। टीचर जितना बताते हैं, जो प्रोसेस बताते हैं, बच्चे वो याद करते हैं और प्रोसीजर को याद करके वो सेम रिपीट कर देते हैं। लेकिन कैसे इस अप्रोच को छोड़कर हमें एक डिफरेंट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, उस पर चर्चा करेंगे। वो कैसे लेनी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैंने 2 बातें आपसे की हैं अभी तक। पहली कि मैथमेटिक्स करने का मकसद क्या है। मैथमेटिक्स करने का मकसद बच्चे के अंदर कौशल विकास करना है, सोचने का, जैसे वो तर्क करने की क्षमता, जैसे उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर सही गलत की पहचान, और बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे के अंदर एस्टिमेशन स्किल, रूल फॉर्मेशन, ऐसी अनेकों जनरलाइजेशन, ये सब चीजें बच्चों के अंदर विकसित हो जाएंगी, तो वो अपने जीवन में एक बेहतरीन नागरिक के रूप में कार्य करेंगे। एक ड्राइवर है तो वो अपनी गाड़ी को जब चलाता है, तो एक तो ड्राइवर वो है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सीधा मिस्त्री के पास जाएगा, और एक ड्राइवर वो है कि जो जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो वो ऑब्जर्व कर लेता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है। दूसरी बार वो प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके पास, मिस्त्री के पास नहीं जाएगा, वो पहली बार भी खुद कोशिश करेगा, नहीं होगी तो जाएगा। इसी तरह से अगर दोबारा हो गई, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार मिस्त्री के पास, जब पता लग गया कि छोटा सा फॉल्ट है तो भी मिस्त्री के पास। तो साथियों, ये ब्रेन ग्रोथ, जब हम सोचने की ताकत, जब बच्चे को हम तर्क करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित कर देंगे और टीचर से डिपेंडेंसी हटा देंगे, तो हमारे बच्चे के अंदर ये सारी कौशल विकसित हो। तो साथियों, अब ये तर्क शक्ति कैसे आ सकती है, तो इसका माध्यम हम आज जो बातचीत करेंगे, पहली और दूसरी कक्षा की बातचीत करेंगे। तो पहली कक्षा में मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी पुस्तकों में किस तरह से इसको इन्वॉल्व किया गया है, कैसे पैटर्न। शुरू में जैसे पहले की किताबों में और हमारी किताब में अब क्या अंतर आया है। पहले पैटर्न के माध्यम से, पहले तो जैसे किताब में लिखने जब शुरुआत करते हैं तो जो स्ट्रोक्स लिखवाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, बच्चे पेज पे पूरे पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर एक वर्टिकल, तो सारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ। एक ही इसी तरह से काउंटिंग लिखनी है तो 1 1 1 पूरा पेज 1 1 1, 2 तो पूरा पेज 2 2। लेकिन हमने अपनी पुस्तक में क्या किया है, आप देख सकते हैं। जैसे पुस्तक में हमने चैलेंज दिया है बच्चों को कि वो पहले तो पैटर्न करें। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने स्ट्रोक्स को इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हैं पैटर्न के माध्यम से बच्चे स्ट्रोक्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, या 2 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यानी कि वो स्ट्रोक की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हर बार सोचना पड़ता है कि अब मुझे हॉरिजॉन्टल लगानी है, अब मुझे वर्टिकल लगानी है, अब हॉरिजॉन्टल लगानी है, अब वर्टिकल। थिंकिंग साथ साथ चल रही है। वो एक यूनिफॉर्म, एक मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, आप एक थिंकिंग के साथ कर रहे हैं। हमने काउंटिंग में भी यही इंट्रोड्यूस किया है। काउंटिंग में हमने क्या किया है, आप देखिए, 1 2 1 2 1 2। बच्चे को हमने लिखने का मौका दिया कि वो
बॉर्डर के ऊपर आप देखिए, दिख रहा होगा ये बॉर्डर पे 1 2 1 2 और आगे खाली बॉक्स दिए हैं बॉर्डर पे। अब बच्चे को इसमें पहले 1 लिखना है फिर 2, तो वो पैटर्न सोचकर हर बार लिखना है उसको कि अब 1 लिखूं, अब 2, अब फिर 1 आएगा। हर बार लिखने से पहले उसको सोचना पड़ता है मुझे क्या लिखना है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो आप अगले पेज पे भी आप पाएंगे कि कैसे हमने 4 और 4 बिंदी, 4 4 बिंदी, 4 और 4 बिंदी, यानी कि लिखना भी और गिनना भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल नए तरह से हमने अपनी किताबों में इंट्रोड्यूस किया, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये इसमें लिखते टाइम एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हमने लिखने को नहीं बढ़ाया है, हमने बच्चे को सोचने भी दिया है कि अब 4 लिख दिया है तो अगली बार 4 डॉट्स बनाने, फिर 4 लिख दिया है फिर 4 डॉट्स बनाने। तो साथियों ये चुनौतियां देना, ये है अब टीचर का काम कि हम कैसे चुनौतियां सोचें और ऐसी चुनौती जो बच्चे का करने का मन भी करे। तो इसी तरह से हम अपनी पुस्तक के बारे में एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कैसे कॉन्टेक्स्ट, कैसे चित्रों के साथ हमने जोड़ा है किताब को, कैसे बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाया है। पहले की किताब में लिखा था लिखो गिनती 1 से 50, पूरे पेज पर मैकेनिकली बच्चे को 1 से 50 लिख देना है। हमारी इस पुस्तक में आप देखेंगे हमने क्या किया, एक बस का सीन दिया है, उस बस में बैक सीट दिख रही हैं और उन सीटों के ऊपर नंबर मिटे हुए हैं। हमने टाइटल क्या दिया है, मिकू चला मामा के घर। अब मामा के घर की बातचीत अगर टीचर क्लास में कर देगा तो बच्चे को वैसे इंटरेस्ट आएगा, वो उसको रिलेट करके और फिर कहेगा मिकू टिकट लेके बस में चढ़ा है, तो जब टिकट का नंबर देख के, वो सीट का नंबर देखकर जब बैठने लगा तो सीट का नंबर मिटा हुआ है, तो उसने देखा बस की तो सारी सीटों के नंबर मिटे हुए हैं, 2 4 ही लिखे हुए हैं। तो अब टीचर अनाउंस करेगा कि भाई बच्चों आप इस मिकू की मदद करो, बाकी सवारियों की भी मदद करो, सीटों पर नंबर लिख दो। अब देखिए एक तो पहले किताब में लिखा था कि 1 से 50 गिनती लिखो मैकेनिकली, और बच्चे, टीचर ने बोल दिया और बच्चे लिखते रहे। अब जो दूसरा काम है, टीचर ने बच्चों को क्लास में मामा के साथ पहले तो कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ा, मामा के घर जाते हो कैसे जाते हो, फिर उसके बाद अंदर जब गया तो सीट पे नंबर नहीं है तो भाई आप इसकी मदद करो। तो एक मॉरल वैल्यू के रूप में एक उसके अंदर एक ये भावना जागृत करना कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है। अब उसको ये नहीं लग रहा कि वो मैथमेटिक्स कर रहा है, उसको लग रहा है मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं। तो साथियों इस प्रकार हमने किताबों में अनेक ऐसे कॉन्टेक्स्ट और चैलेंज जहां बच्चे को रुचि हो, मजा आए, और दूसरा जो चैलेंज है बच्चे को सोचना पड़े, ये दोनों का हमने प्रयोग किया है। तो ऐसी अनेक बातें अब मैं आपको आगे शेयर करूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कि कैसे क्लासरूम में डील करना चाहिए उस पर थोड़ा सा पहले आपका एक्सपीरियंस लेंगे। तो सिंगला साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार वो चर्चा को आगे बढ़ाएं और कैसे बच्चों के साथ डील करना चाहिए उस पर एक बार बातचीत करें, फिर बाद में मैं आपसे दोबारा बातचीत करूँ। सर ठीक है प्लीज। हाँ जी, मैं आपसे शुरू कर रहा था। जब मैं स्कूल में गया तो टीचर ने बताया कि वे ये बच्ची जो है ये बिल्कुल सीख नहीं सकती, ये बिल्कुल डल है, इस तरीके की कई बातें उन्होंने बोली। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कोई ऐसा अनुभव है तो आप भी शेयर कीजिए कि आप स्कूल में गए हो बच्ची के साथ, किसी लड़के के साथ या बच्ची के साथ ऐसा कुछ टीचर ने बताया हो, या आपने खुद अनुभव किया हो, या आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो जो आपको लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी अनुभव शेयर कीजिए आप। हाँ जी। किसी भी टाइप का अनुभव शेयर कीजिए आप।
सर नमस्ते सर, ये सभी नमस्ते। के साथ ही होता है आई थिंक, जो सभी एबीआरसी बीआरसी स्कूलों में जाते हैं, जब विशेषकर आप प्राइमरी एबीआरसी स्कूलों बोल में। रही हैं? जी जी। तो आपका सब्जेक्ट हर क्या है? एक एक मिनट, सब्जेक्ट सर क्या है? इंग्लिश है इंग्लिश? सर। अच्छा अच्छा, बोलिए। तो प्राइमरी स्कूलों में विशेषकर सभी हाँ हाँ, बोल, कंटिन्यू करें। सभी टीचर कहते हैं हमने। आपका म्यूट हो गया क्या फोन? इसको अनम्यूट कर लो, इसको माइक का। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसा सर सबके साथ होता है और सभी स्कूल में है और सभी क्लासेस में होते हैं ऐसे बच्चे, जब टीचर हमें ये कहते हैं कि ये हमने बहुत कोशिश कर ली, ये बच्चे कुछ नहीं सीख पाते। और ठीक है, ऐसा चलो नहीं है ठीक। कि हाँ, वो हम ठीक है कोशिश आपकी नहीं बात, वो करते। आपने सभी। मैं कोई एक केस लेके उसको थोड़ा सा बताइए, फिर आपने क्या किया, कैसे आपने उसको टैकल किया? टीचर ने तो बोल हाँ दिया, तो आपने क्या सर, टैकल हम किया? हमारे हाँ। साथ एक समस्या ये आती है कि हमने उस बच्चे को जो वन लिखना सिखाए मान लिया, तो हम उस स्कूल में कभी कभी तो 15 दिन बाद जाते हैं, कभी महीने बाद जा पाते हैं। तो अच्छा, महीने बाद तो जो कुछ हम सिखा के आए होते हैं ना, वो साफ हो जाता है। ये फिर भी आपने या तो जब सिखाया, टीचर क्या क्या किया आपने जाके स्कूल में, वही मैं पूछ रहा हूँ। सर उस बच्चे को या तो अगर पेंसिल या कॉपी लेके, या ब्लैक बोर्ड पे हमने डॉट लगा दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन। कुछ बच्चे तो हाथ ही नहीं चलाते, कुछ कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सर कोशिश नहीं करते। लगातार बार बार ट्राई करने में बच्चे कर लेते हैं, बना लेते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है, चलो और कोई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप एक एग्जाम्पल से रिलेट करा रहे हो, तो मैं एक प्राइमरी स्कूल में गई थी, वहाँ बच्चों को जैसे संज्ञा किसे कहते हैं इस हाँ टाइप की डेफिनेशन जैसे सिखा रहे थे, कि वो सर बोले कि बच्चों को संज्ञा के बारे में पता ही नहीं है, तो किसी विशेष वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो वो टीचर मुझसे यूँ बोले कि मेरे तो हाथ खड़े हैं, आप इनको काम करवा के दिखाइए। तो मैंने रैंडमली बच्चों को उठाया और उनसे उनके नाम पूछे। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक किसी का नाम है, तो वो क्या होगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे देखो, अगर हमें कोई कोई चीज दे देता है तो हमें कितनी खुशी होती है, तो वो क्या है, एक हमारा भाव प्रकट हो रहा है। अगर हमें किसी ने डांटा तो हमें क्या हो रहा है, एक दुख हो मैडम, रहा है। शॉर्ट रखो, ठीक है, हाँ आपने उसको जी सर। तो टैकल ये किया। बेसिक सी चीजें हैं, वहाँ सर के सामने ही हमने एक डेमो दिया, और जिससे बच्चों को भी क्लियर हो गया कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के पार्ट्स क्या है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। कोई और? हाँ जी। चलो, मैंने उसको बच्ची के साथ कैसे डील किया, मैं आपसे शेयर करता हूं। अब मैंने क्या किया, उस टीचर ने तो यही बोल दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती, कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, कुछ नहीं करती। आपको ये तो ध्यान होगा, मैंने आपसे शुरू से बात की थी। तो मैंने क्या किया, कुछ कंकर लिए और कुछ तिनके लिए। मैंने एक कंकर रखा उसके सामने, एक तिनका, एक कंकर एक तिनका, एक कंकर एक तिनका। मैंने उस बच्ची को कहा, इसको आगे बढ़ाओ। उस बच्ची ने थोड़ी देर के बाद बढ़ा दिया उसको आगे। फिर मैंने क्या किया, उसकी कॉपी ली, उस पे एक ट्राइंगल एक बॉक्स, एक ट्राइंगल एक बॉक्स, एक ट्राइंगल एक बॉक्स, ये बनाए। फिर मैंने उसको कहा कि आगे बढ़ाओ। उस बच्चे ने वो भी बढ़ा दिया। अब आप देखिए, मैं सीधा टास्क ही दे रहा हूँ, उसके साथ बहुत ज्यादा बात भी नहीं की थी मैंने सीधा ही बच्चे के ये चीजें मंगवाई और उसको शुरू किया। और मेरा प्राइमरी स्कूल में जाने का पहला ही अनुभव था, मैं कभी गया ही नहीं प्राइमरी स्कूल में। गांव का स्कूल था, ये 20 साल पहले की बात है। तो मैंने फिर, उस बच्ची ने आगे बढ़ा दिया। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्ची ने ये ऐसा किया ही क्यों? क्या ऐसा लगा उसको, क्यों उसने कर दिया ये? पहले तो इस बात पे आए हम, उसने किया कैसे ये? नहीं, किया कैसे नहीं, उसने क्यों कर दिया उसको? मतलब कि वो अट्रैक्ट ही क्यों हुई करने के लिए? वो, इसका जवाब दें आप पहले, तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि उसने करना ही क्यों चाहा इसे। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर ये उसके लिए गेम हो गया, बच्चे खेल खेल में हाँ, ज्यादा सीखना पसंद ठीक करते है, थोड़ा हम हर चीज को डिस्कस करेंगे पहले शुरू में। अब उनको लगा कि ये कोई खेल है, उसको पढ़ाया या सिखाया नहीं जा रहा, सीधा ही जैसे हम जाके बोल के करने का एक तरीका तो ये है। हम बात कर रहे हैं
आपको शुरू में ही बजाज जी ने बात भी करी है, 6 से मतलब कि हम 3 से 8 साल तक के बच्चों की जो बात कर रहे हैं, उनका ब्रेन जो है काफी मतलब कि तेजी से ग्रो करता है, और 85% जो है ब्रेन उस समय काफी ग्रो हो लेता है हमारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस पीरियड में हमें बहुत कॉशियसली टैकल करना चाहिए, बच्चों को हैंडल करना चाहिए। अगर उसको हमने ब्रेन को स्लो करवा दिया, मतलब उसको सिर्फ बता के परिभाषाएं बता दी, उसको ये करा दिया, ये हम सूचनाएं दे रहे हैं उसको, बच्चे को। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मैंने उसको मैंने उसको कोई रटवाने की बात की, कोई सूचना दी? मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं आपसे प्रश्न आपसे किया, आपके एक साथी ने अभी बोला, बहुत अच्छा बोला, कि उसको लगा कि ये खेल है। सबसे बड़ी चीज है कि उसके लिए ऐसा कुछ टास्क या कार्य हमें देना चाहिए बच्चे को, बच्चा स्वयं करे वो कार्य, और वो कार्य ऐसा हो जो उसको अच्छा लगे। अब उसको एक तो बात ये लगी कि उसके लिए एक खेल है ये, वेरी गुड। अब उसको खेल तो लगा। अब प्रश्न हमारा ये उठता है कि उस बच्चे ने इसे कर कैसे दिया, इस बच्चे ने कैसे किया, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, अब ये बात आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। जब हम खेलते हैं तो खेल में भी हमें चैलेंज मिलते हैं जो सूक्ष्म होते दिखाई नहीं उसको देते। एक उसके लिए कोई नई चीज थी, नया, उसने तो कभी देखा ही नहीं है सिनेरियो, नई सिचुएशन क्रिएट कर दी हमने। एक बजाज जी ने आपको बहुत जोर दिया है, मैं भी जोर देता रहूंगा बार बार इस बात पे, और आप भी अगर आप किताबों को देखोगे, जो एनसीईआरटी किताबें हैं या हमारी किताबें हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों के लिए किस टाइप के टास्क दें, किस टाइप के कार्य दें, जिससे बच्चे का ब्रेन ग्रो हो। बच्चे को नीचे नहीं लाना हमने, ये बहुत जो हमारा चल रहा है इस समय हिसाब का, उसमें गड़बड़ हो रही है सारी। हमें बहुत चेंज लाना है, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमें अगर 21वीं सदी की तरफ बढ़ना है ना हमें, तो हमें बहुत प्रयास करने होंगे और इस डायरेक्शन में जाना होगा जिनमें कौशल विकसित हो। अभी आपने बताया कि उसको खेल लगा, और इस खेल में भी उसको चैलेंज लगा। चैलेंज लगता है तो क्या होता है इंसान के साथ? बच्चे को चैलेंज लगा तो क्या लगा, चैलेंज करेगा तो क्या होगा बच्चे के साथ? हाँ जी, चैलेंज होगा तो क्या होगा सर? चैलेंज जो है वो पर्सनैलिटी को पुकारते हैं। पुकारते हैं क्या मतलब? हाँ, वो बच्चा क्या करना, मतलब हाँ, भीतर से उसके एक मोटिवेशन क्रिएट होता है कि मेरे को ये करना है। वो खुद के लिए करना है, तो करने के लिए वो क्या करेगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्या करेगा वो? उसके लिए क्वेश्चन लग जाता है जीवन के ऊपर कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो उस करने के लिए वो अटेम्प्ट करता है। कुछ अटेम्प्ट सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। हाँ, अटेम्प्ट करने का मतलब वो उस पर क्या करना शुरू करता है, वो सोचना शुरू कर देता है। हाँ, अपना दिमाग, जब आपको कोई समस्या दी जाए, प्रॉब्लम है उसके लिए, वैसे खेल है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज दे दी हमने उसको, पर प्रॉब्लम तो है ही है उसके लिए तो नई सिचुएशन थी। तो एक तो उसको करने के लिए चैलेंज जब मिला, उसको सोचना पड़ा। सोचने के बाद उसने क्या किया होगा? हाँ जी, सोचा, फिर उसने सारी इस खेल को पूरा खेल दिया, इसको पूरा कर दिया। उसमें उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? हाँ जी, बोलिए। नहीं, जब उसने थिंकिंग स्टार्ट होगी सर उसके अंदर, और थिंकिंग के बाद एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। जब हम सही करते हैं तो मजा आना स्टार्ट हो जाता है, गलत करते हैं तो फिर चैलेंज आ जाता है। तो एक पूरा का पूरा एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है ब्रेन का। ब्रेन में पैटर्न तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके बाद स्टेप्स क्या क्या होंगे? जबकि उसने सोचना शुरू किया, सोचने के बाद उसने क्या किया होगा? सोचना तो शुरू करता ही है इंसान जब जो ही करता है। तो उसके बाद जब आपके पास कोई समस्या है, पूरी प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए क्या 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 चलता है उसके ब्रेन में, क्या क्या करता है फिर? और नहीं, जब पर्सन उठेगा तो उसको सोल्व करने की कोशिश करता है, और जब सोल्व करता तो और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है उसको, लॉजिक का इस्तेमाल करता है। सोचने के बाद भी तो कुछ स्टेप्स होते हैं ना, सोचने में क्या क्या और करता है। चलो यानी आप ही बोल रहे, कोई और बोल जाए तो और भी अच्छे है कि थोड़े औरों को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सोचने के बाद ना वो फिर उस चीज का विश्लेषण करेगा। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? सर मीनाक्षु भाटिया है सर मेरा नाम। मीनाक्षु भाटिया, क्या सब्जेक्ट है आपका? मैथमेटिक्स है सर। मैथमेटिक्स, हाँ। वो विश्लेषण करता है, बोले पूरी सिचुएशन जो उसके पास क्रिएट हो रही है उसका पूरा विश्लेषण करता है। किसी भी समस्या को आप कोई भी प्रॉब्लम दे दोगे, अगर तो आप सीधा रटवा रहे हो तो कोई विश्लेषण नहीं हो रहा, कोई सोचना नहीं हो। एक तो ये समझ लो
कि ज्यादातर मैंने जो पिछले बैचेस से बातचीत की है कि ज्यादातर हम लोग क्लासरूम में रटवाने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई विश्लेषण नहीं है, कोई सोचना नहीं है, बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो रहा। जो हम 21वीं सदी में चाह रहे हैं कि बच्चे 21वीं सदी में जाएं, वो चीज नहीं हो पा रही है। एनी हाउ, इन्होंने बोला पहले सोचना फिर विश्लेषण करना, उसके बाद ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। आगे बोलिए बोलिए। हाँ जी, कोई और बोलते बेशक। विश्लेषण के बाद क्या करता है बच्चा? सर विश्लेषण के बाद फिर ना वो उसके लिए कुछ रूल्स बनाता है, रूल्स बनाता है, नियम बनाता है कि मैं कैसे इसको कैसे करूं। वो हाँ जी नियम सर। बना के आगे बढ़ा दिया उसने, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर उससे हम तर्क करना चाहें भी, आपने आपके दिमाग में क्या आपने कैसे कैसे किया, वो भी शायद दे देगा। अब मैथमेटिक्स, अब ये पैटर्न करने, इसको क्या बोलते हैं हम, पैटर्न। पैटर्न करने के लिए उसके दिमाग में क्या कुछ करना पड़ा। अब इसमें ये बताइए, क्या मैंने उसको रटने के लिए कुछ कहा या मैंने कुछ समझाया उसको? ये दो बातों का जवाब दो मुझे। क्या मैंने उसको रटने के लिए कुछ कहा? बोलिए पहले। रटवाया कोई चीज मैंने? हेलो? नो सर, नहीं रटवाया सर। और समझाया कुछ मैंने उसको? नो सर। हाँ, इसका मतलब एक तो शुरू में किसी ने बताया था कि उसको लगा कि ये खेल है। खेल का मतलब जो भी हम कार्य टास्क उसको दें बच्चे को, वो रुचिकर होना चाहिए, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अपने तरीके से नहीं जाते, चलो बच्चों को परिभाषा सी दे दी और कर दिया, बस आपको लगता है कि बच्चे ने कर लिया, परिभाषा दे दी, बच्चे ने रट ली और बस हो गया काम। उसका कोई मीनिंग आजकल परिभाषा ही नहीं, बल्कि बच्चा खुद क्रिएट करे परिभाषा। आपने तो टास्क देने हैं। कोई भी चीज सीधी समझा कर रहे हो बच्चे के साथ, बच्चे का नुकसान कर रहे हैं हम। मैं आपको बहुत क्लियर कट शब्दों में बात कर रहा हूँ। ये अब आपके सामने जैसे ये टास्क दिया है, अब इसमें इसको आप गौर से देखो, इस टास्क में क्या क्या था। आपको इसमें ये देखा, उसको रुचिकर था टास्क, और इसमें उसको सोचना पड़ रहा है, विश्लेषण करना पड़ रहा है, उसको नियम बनाने पड़ रहे हैं, फिर उसने इसको आगे बढ़ाया। तर्क भी, तार्किक शक्ति भी बढ़ती है उससे उसकी। अब हम इस बात पे आते हैं, बट टीचर, अच्छा क्लासरूम में आप बताइए पहाड़े कैसे डील करते हैं, पहाड़ों को कैसे कराते हैं टीचर? हाँ जी, क्या तरीका है पहाड़े कराने का? सर जो परंपरागत तरीका है सर, वो तो यही है सर कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सर, इस तरीके एक से तो ही ये करवाते तरीका हैं हो सर। गया, रटवाने का हो गया, जिसको और कि हम नहीं चाहेंगे कि अब हाँ जी सर। 21वीं सदी में ये चले। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर जैसे ना, मतलब बार बार यही बातचीत होती है सर कि ना वो पैटर्न पे होना चाहिए सर, कि 2 4 6 इस तरह लिख के डैश 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 की बच्चा आगे बढ़ाए सर उस चीज को, कि देखे कि इसमें किस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, यानी एक पैटर्न के आधार पर वो उसको पूरा करे। तो पहाड़े एक भी तो एक पैटर्न ही है सर। पैटर्न के रूप में भी ले सकते हैं, या हम थोड़ा सा और, अगर छोटे बच्चे हैं, कंक्रीट भी ले सकते हैं चीजें। जैसे पहले आपने, कुछ टीचर कर सकता है, कोई टीचर कि 2 कंकर रख दिए, या 2 कुछ भी कोई मटेरियल रख दिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, 2 कंकर रखे, वो किसके बराबर हो गए? 2 के बराबर। ये 1 गुना 2 हो गया ये, ठीक है। फिर 2 कंकर है, 2 कंकर और रख दिए, ठीक है। तो उसको ये कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4, 2 + 2 बराबर है 2 गुना 2 बराबर है 4, ठीक है। ऐसे लिख कर दिया हमने। फिर 3 जोड़े बना दिए 2 2 के, तो ये कितना हो गया? 2 + 2 + 2, ये हो गया 3 गुना 2 गुना 3 बराबर है 6। इस तरीके से मैंने किया। हम जो भी कोई टीचर कर रहा है, उसके बाद बच्चे को आगे बढ़ा दो, क्योंकि बेटर ये रहता है। वो ठीक है 2 4 6 वो थोड़ा सा अब्स्ट्रक्शन में चला गया। अगर हम इस तरीके से करें कंक्रीट, हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो बोलते हैं शुरू में कंक्रीट ऑब्जेक्ट से किया जाए तो बच्चे के लिए बेहतर सीखता है। कुछ मतलब कि कुछ हमने बना रखा है बच्चों को, कैसे बच्चा बेहतर सीखता है। पहले कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करो, फिर सेमी कंक्रीट का करो, फिर उसके बाद अब्स्ट्रक्शन पे जो आपने किया वो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, दैट्स गुड। लेकिन हो सकता है कि बच्चे अभी उस स्टेज पे ना पहुंचे हों। तो अगर आप इस तरीके से भी कर लो, उसके बाद चित्रों का माध्यम इस्तेमाल कर लो, उसके बाद आप उस पर आ जाओ। अब सबसे पहले मैंने जब ये किया, अब बच्चे को कह दिया आगे बढ़ाओ। अब बताइए, इसमें जो अभी हमने किया, बस इसमें कोई रटवाना हो रहा है? हेलो? नहीं हो रहा सर। समझाना हुआ है कोई? हेलो?
हमने इसमें समझाया भी कुछ नहीं है, हमने तो रख दिए, अब उसको कह दिया, अब वो अपने आप ही, जैसे पहले मैंने बच्ची के साथ किया था, एक कंकर एक तिनका, एक कंकर एक तिनका, एक कंकर एक तिनका, ऐसे रखो और उसको आगे बढ़ाओ, उसने अपने आप बढ़ाया था। वही कुछ यहाँ हो रहा है। अब एक तो पैटर्न तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, उसमें वही स्टेप्स हैं, वही बातें हैं कि भी इसमें उसको रुचिकर लगा, उसको चैलेंज लगा इसमें, और उसके बाद उसके बाकी सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की थी वो हुई इसमें। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं। अब दो तरीके के टीचर ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं। एक तो बच्चे को रटवा देना, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है जो कि ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हमारे स्कूलों में। हमें इसको बोलते हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, जो मुझे पिछले बैचों से ज्यादा पता लगा है। बैंकिंग ऑफ मॉडल ऑफ लर्निंग का मतलब बच्चे को रटवा रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे भाषा है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे वो क्या आपका ईवीएस है, कोई कहीं भी अगर आप रटवा रहे हो तो उसको बोलते हैं बैंकिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। दूसरा हमारे पास क्या है, जब हम समझा रहे हैं, समझाने का मतलब जैसे एक सवाल करा दिया उसके बेस पे और सवाल दे दिए, या कोई मेथड करा दिया उसके बेस पे सवाल दे दिए, ये इसको समझाना बोलते हैं, जो कि मशीन के साथ करते हैं। मशीन को एक प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। अब मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूं, अभी ज्यादातर यही दो मॉडल चल रहे हैं स्कूलों में, ज्यादातर, और ज्यादातर तो मेरे ख्याल है बैंकिंग मॉडल ही चल रहा है रटवाने का, जो कि बच्चे के लिए 21वीं सदी के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1979 में पहले 1G आया था मोबाइल, और 1979 के बाद 10-11 सालों के बाद 1990 में 2G आ गया, 1990 के बाद लगभग 2001 के आसपास 3G आ गया, अब 2010-11 में 4G आ गया, और अब मेरे ख्याल है 5G भी कुछ कंट्रीज में आ गया है। हर 10-11 सालों के बाद बदल गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं, किसी के पास 3G वाला मॉडल है जो मोबाइल ले रहा है? कोई किसी के पास है 3G? हेलो, किसी के पास 3G है? हाँ जी, किसी साथी के पास 3G है इस समय? नहीं जवाब दे रहा कोई भी। मेरे ख्याल है किसी के पास 3G नहीं होगा, सबके पास 4G है। जिस तरीके से हम मोबाइल लेटेस्ट लेते हैं उसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं, वही कुछ जब एनसीईआरटी ने, बल्कि हमने तो 2000 में ही ये अप्रोच जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2000 में ही आ गया था, लेकिन एनसीईआरटी ने 2005 में आया। क्या हमारे पास वो 2005 का जो एनसीईआरटी का बुक्स आई हैं, क्या हम उसको ठीक से उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मोबाइल 4G हम इस्तेमाल कर रहे हैं? 3G नहीं कर रहे हैं, 2G नहीं कर रहे अब इस समय। वही कुछ हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमें जो है, जो बुक्स 2005 में एनसीईआरटी की आ गई थी, उनको आए भी 16 साल हो गए हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो नई किताबें हरियाणा की चल रही हैं, 2015-16 में आ गई थी, उनको भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दिमाग में जो पुराना ढर्रा बैठा हुआ है, अगर हम उसको चलेंगे तो बच्चे को हम 21वीं सदी के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो है हमारे बहुत पिछड़ जाएंगे। एनी हाउ, अब मैं आता हूं, दो तरह के लोग होते हैं वर्ल्ड में, एक लर्नर और दूसरे होते हैं नॉन लर्नर। अब बच्चा जब पैदा होता है, लर्नर का मतलब मैं इससे ले रहा हूं, ना तो वो रटने की पद्धति से, रटने से कुछ कर रहा है वो लर्नर, ना ही समझाने से कर रहा है, वो अपने तरीके से ही कर रहा है। अब मुझे बताओ, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो बड़ा होता है, वो लर्नर होता है कि नॉन लर्नर होता है? ये बताइए, बच्चा लर्नर रहता है कि नॉन लर्नर होता है? हाँ जी, लर्नर होता है। बच्चा लर्नर होता है। अब लर्नर का मतलब वो बच्चा अपने आप क्या क्या सीख जाता है, पहले ये बताइए। अपने आप सीखता है, जो कोई उसको सिखाता नहीं। हाँ जी, बोलिए। अपने परिवेश से देख के सीखता है। क्या क्या सीख जाता है? परिवेश से तो सीखता ही, अपने आप वो क्या क्या सीखता है? जैसे एक ही क्रिया को बार बार करता है, करता है तो। हाँ जी, एक ही क्रिया को बार बार करता है। चलो वो करता है, लेकिन क्या क्या सीख जाता है वो पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या है वो?
कुछ भी, बहुत कुछ सीख जाता है बच्चा अपने आप, जिसको कोई सिखाता ही नहीं है। हाँ जी सर, जैसे अपनी मम्मी का नाम लेना, मम्मी को बुलाना, हंसना, मतलब कि बोलना, हाँ हाँ बोलना सर सीख जाता है, बोलना एक्टिविटी अपने करना आप सर। सीख जाता है। अच्छा, बोलना सीखने के बाद क्या वो भूल जाता है? नहीं सर। अब आप देखिए, जो उसने स्वयं सीखा है वो भूलता भी नहीं है। और क्या सीख जाता है? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया इशारों से, बताया आपने। हाथों से इशारे करके बुलाना किसी को अपने पास, हंसना। इशारों से अपनी बात को, अगर बोलता भी नहीं उससे पहले भी अपना कुछ ना कुछ इशारे करके वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर देता है। उसके आसपास के बच्चे लोग जो हैं समझ जाते हैं, जो भी अडल्ट हैं, कि वो क्या कहना चाह रहा है, और वैसा उसको करते हैं। अगर उसको भूख लगी है उसके लिए भी उसके पास तरीका है, तो हर तरीके का मतलब वो इशारे भी करता है। अब ये जो मॉडल है, जिस तरीके से उसने सीखा है, ना तो वो बैंकिंग मॉडल है, ना ये प्रोग्रामिंग मॉडल है, उसको तो किसी ने सिखाया ही नहीं है। अगर वो कौन से तरीके से सीख रहा है, उस मॉडल का नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? उसका कोई नाम अलग होना चाहिए ना, वो क्या होगा? स्वनुक्रिया से, स्वनुक्रिया, अपने आप अनुक्रिया करके। हाँ, सीखता है, लेकिन उसका विशेष नाम हमारे प्रचलित है, लर्निंग हमारे बाय डूइंग सर, करके सीखना, करके हाँ, सीखना। उसका नाम है कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग। जैसे बैंकिंग मॉडल, देखिए कुछ मॉडल जो है ना ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, उनके नेमिंग है। जैसे रटने वाले मॉडल को बोल दिया बैंकिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, हम सिर्फ रटना कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर नाम थोड़ा सा पता होंगे तो, ध्यान होंगे तो ठीक है, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ, उसको बैंकिंग मॉडल ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जो समझाने वाला है, जैसे मशीन को प्रोग्राम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। जो बच्चा अपने आप करके सीख रहा है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग, या रचनात्मक सीखने का मॉडल। तो बच्चा किससे मॉडल से कर रहा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग से कर रहा है बच्चा। अब देखिए, बच्चा अपने आप सीख जाता है काफी कुछ, और वो हर भूलता भी नहीं है। मेरे को एक केस स्टडी भी आती है, जब हम डीपीपी में थे तो क्या फिर फायदा क्या हुआ? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बजाज जी, हाँ, कैमरा ऑन कर देते हैं। मैं अपना, फिर कभी वो ना हो जाए, हो जाएगी तो फिर बता देंगे आप। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे, बच्चा जो है हमेशा लर्नर होता है, और उसका सीखने का जो मॉडल है, लर्निंग मॉडल है, उसको नाम है कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग। अगर बच्चे को शुरू से जब कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग से सीखता है, और वो उसको भूलता भी नहीं है, और वो उससे उसको सीखने का, जैसे अभी बजाज जी ने शुरू में ही आपको बोला कि हमारा जो बच्चे हमारे पास आते हैं, स्पेशली 3 से लेके 8 साल, अगर चलो हमारा पास बच्चा 6 साल का भी आया, तो उस बच्चे में सीखने का बहुत ज्यादा होता है। उसमें 85% ब्रेन जो है हमारा ग्रो कर लेता है इस एज तक। तो इस एज के बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है हम कैसे उसको हैंडल करें। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग जब हो गई, अब मैं इसमें से ये बात करना चाह रहा हूं कि अब बच्चा तो शुरू में तो लर्नर ही रहता है, लेकिन अब आपसे प्रश्न ये है, बच्चा कब नॉन लर्नर बन जाता है, और कौन बना देता है उसको? बच्चे को नॉन लर्नर कौन बना देता है और कैसे बन जाता है? ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा शुरू में लर्नर ही रहता है, जैसे आपसे अभी चर्चा की हमने। लर्नर का मतलब ना तो वो उसको रटने की बात करते हैं हम, ना समझाने की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग से सीख रहा है वो अपने आप। लेकिन वो नॉन लर्नर कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, और कौन बनाता है? हेलो, हाँ जी बोलिए। सर जब बच्चा को उसके फ्रेंड्स या टीचर डांटना शुरू कर देते हैं, वो पूछना चाहता है, टीचर को मना कर देते हैं, डांट देते हैं, तो उसकी सर वो लर्निंग स्किल मर जाती है सर, डाउन हो जाती है। मतलब कि वो क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है सर, हाँ, सीखना बंद कर देता है, पूछना बंद कर देगा। कुछ नया करना चाहता है, शरारत करता सर, तो फ्रेंड्स उनको डांट देते हैं, तो बच्चे की लर्निंग स्किल डाउन होता है। चलो ठीक है, कुछ आपने सोचा, कोई और कोई?
हाँ जी, जब बच्चे की रुचि या किसी भी व्यक्ति किसी चीज से रुचि खत्म हो जाती है, तब उससे वो सीखना कम कर नहीं, देता है या उससे दूर हो जाता रुचि कैसे खत्म हो जाती है, कैसे करते हो, क्या क्या कारण क्या बनते हैं, कौन करा देता है। है खत्म? जैसे बच्चा स्कूल में एक बच्चा है, एक टीचर उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल में या और किसी विधि से, मॉडल की विधि से सिखाता है, वो रुचिकर हो जाता है। एक वैसे बोरिंग तरीके से, जैसे मैथ के विषय के बारे में कहते हैं कि हम वो पुराने जो आप शुरू में कह रहे थे कि एक बोरिंग तरीके से बढ़ा रहा है, यानी कि रुचिकर करके आप कठिन से कठिन चीज को सिखा सकते हो बच्चे को। जब रुचि ही नहीं होगी तो वो चाहे कितना भी सरल विषय हो, चाहे मतलब इजी आप भी ये हो, कह रहे हो कि वो नहीं बच्चे सीख को पाएगा। टीचर, आप सीधा बोल नहीं रहे हो बच्चे को रटवाने की या समझाने की बात करते हो, फिर उसको कहते हो आप मुझे बताओ क्या है, और जो कि बच्चा करना नहीं चाहता, उससे क्या है, वो नॉन लर्नर बन जाएगा। जब आप बच्चे को रटवाओगे और समझाओगे और कहोगे चल सुना मेरे को आपने रटवाने समझाने के बाद, अगले दिन चलो सुन लो, तो उससे क्या होता है, बच्चे का लगेगा कि टीचर मुझे कराएगा, टीचर मुझे समझाएगा तो मैं करूंगा। जैसे मैंने सेमिनारों में भी देखा है, बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, उनको लगता है कि आप ही बता दो जी, ये मैंने हजारों सेमिनार लगाए हैं, उसमें ये ऐसे बोल देते हैं टीचर कई बार, आप ही बता दो जी, जब उनसे बातचीत की जाती है। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि अगर मैं कुछ भी बता दूंगा, आपको पता है डीपीपी की जब बुक्स लिखी गई, टीचर्स ने ही लिखी थी। मैं सारी स्टेट का कोऑर्डिनेटर था, सारे सब्जेक्ट पहली से 5वीं तक, और किताबें बहुत अप्रिशिएट की गई थी उस समय। 2000 से के आसपास किताबें बन गई थी। तो उसमें क्या था, मैंने कभी टीचर को कुछ नहीं बताया, उनको यही टास्क दिए हैं, उनको एनवायरनमेंट दिया, उनको कभी इस तरीके का नहीं कहा कि उनको बता दिया चल आपको बता देता हूं मैं, आप ऐसे ऐसे लिख लो। नो, टोटली टीचर्स ने किया है। ऐसा नहीं कि मैंने करके नहीं दिखा रखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर्स, हम लोगों का रोल क्या है, बच्चों को ऐसे टास्क, ऐसे कार्य दिए जाएं जिनमें बच्चे की रुचि हो और जिनमें बच्चे को चैलेंज मिल रहा हो, जो बच्चे को सोचना पड़ रहा हो जिसमें। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं आगे कैसे कैसे चलेंगे। अब आपको एक बताते थे कि एक डायरेक्टर थे एलिमेंट्री के, उन्होंने, उनका बच्चा 4 साल का रहा होगा और वो स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद 2-4 दिन के बाद उसने देखा कि जब पहले बच्चा था ना, हमेशा चहकता, खुश रहता था और प्रश्न पूछता था। जब जो ही वो स्कूल से आया 4-5 दिन के बाद, ना तो उसने प्रश्न पूछने प्रश्न भी नहीं पूछता था वो, ना ही वो चहकता था। अब आप ये बताइए कैसे हुआ होगा उस बच्चे के साथ? डायरेक्टर थे वो, तो उनको तो पता लग गया। आम गरीब बच्चों का क्या, जो हमारे हाथ में है, उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है, वो तो समझ रहे हैं जो टीचर करा रहा है बहुत अच्छा करा रहा होगा। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि उसकी जिज्ञासा कैसे खत्म हो गई बच्चे की? बोलिए, बच्चे की जिज्ञासा कैसे खत्म हो गई? उसका माहौल बदल गया सर, जैसे प्रश्न पूछने वाले थे तो वो कम हो गए होंगे वहाँ। हाँ, मतलब उसको माहौल बदल गया, उसका माहौल, परिवेश बदल गया, उसका परिवेश बदल गया। उसमें टीचर जिस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए था, उसको उसकी जिज्ञासा बनी रहे, उसकी बजाय उसको रटवाना या कुछ समझाना, कुछ ऐसा कुछ करते रहे होंगे टीचर, तो बच्चे की जिज्ञासा ही खत्म होगी। सबसे एक बहुत बड़ा आपको क्राइटेरिया पता लग सकता है कि मेरी टीचिंग ठीक है या नहीं। अगर बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अगर बच्चे चहक नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं गैप है, गड़बड़ है। तो ये हमारा बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि बच्चे की जिज्ञासा बनी रहे। जिज्ञासा तभी बनी रहेगी जब उसको लर्नर के रूप में लेंगे। लर्नर का मतलब उसको ऐसे टास्क देंगे जो बच्चा स्वयं करे, ना कि उसको हम स्पून फीडिंग करें। चलो यानी अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बच्चे में और मशीन में मेन क्या अंतर होते हैं? 2 मेन अंतर बताइए आप। पहला एक अंतर बोलो, बच्चे में मशीन में क्या है अंतर? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलो। एक तो भावना की कमी है सर, एक तो भावना नहीं होती मशीन में, जैसे भावना नहीं होती बच्चे के अंदर, भावनाएं होती हैं। अच्छा, और एक जो आप मशीन को दोगे, मशीन को जो फीडबैक दोगे, जो जितना डाटा उसके अंदर है वो सिर्फ उसी के अनुसार ही आपको आउटपुट देगा। लेकिन बच्चा है जो, वो एक चीज को कई तरीके से, रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से कई चीजों उसको, यानी कि जो आप टास्क दोगे उसको
हम सोच भी नहीं सकते, कई बार उससे भी ज्यादा आउटपुट दे देता है वो, लेकिन मशीन नहीं देगी। मशीन के अंदर जितना डाटा दिया मतलब उसके ये हो गया उतना ना ही कि देगी। बच्चा सोचता है, मशीन नहीं सोचती, यही कह रहे हो ना आप? बच्चा सोचता है, मशीन नहीं सोचती, एक तो ये फर्क हो गया बहुत। अच्छा, हाँ जी, दूसरा क्या फर्क है? भावनाएं नहीं होती सर, भावना, कौन सी मशीन भावना में हम ज्यादा भावनाएं नहीं होती। कौन सी फीलिंग्स हम ज्यादा, भावना जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चे की क्लासरूम में? कौन सी भावना इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? हाँ जी, बोलिए। कौन सी भावना ज्यादा, भावना तो बहुत होती है ना, बहुत फीलिंग्स होती हैं बच्चे में। ज्यादा हम क्लासरूम सिचुएशन में टीचर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, या आप कोई भी टास्क दें वो किस टाइप का हो, वो कौन सी भावना है जो? हाँ जी, बोलिए। अपनापन होता है सर उसका, अपनापन अपनापन तो। हाँ जी, चलो, और थोड़ा क्लियर, अपनापन को थोड़ा सा, चलो, और क्या शब्द इस्तेमाल करोगे? हाँ जी, कौन सी भावना को हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? जो बच्चे किसी काम को करे, कौन सी भावना होगी? वो काम करने के लिए बच्चा प्रेरित हो, वो कौन सी भावना है? बच्चा काम करना चाहे, उसके लिए क्या, कौन सी भावना इस्तेमाल करोगे? हम उसका संवर्धन कर सकते हैं और उससे आउटपुट और ज्यादा बढ़िया आएगा। उत्साहवर्धन, और जैसे मशीन को खत्म कर ही नहीं सकते कोई उत्साहवर्धन, वो तो बस ऐसे ही है, जो उसके अंदर है वो तो वही देगी। नहीं, वो लेकिन बच्चे को यदि उत्साहवर्धन, नहीं, सवाल साहब हम पूछ रहे हैं कि बच्चे की कौन सी, उसमें क्या दूसरी मेन डिफरेंस, कौन सी भावना इस्तेमाल हो रही है बच्चे में, जो हम ज्यादा यूज करते हैं क्लासरूम में, सभी यूज करते हैं, तो बच्चा उसको करेगा, उसको क्या बोलते हैं? हेलो। हाँ जी सर, जैसे बच्चे को पुनर्बलन देना सर, शाबाश बोल देना तो बच्चा करेगा उस काम को। उसको प्रोत्साहित करना सर किसी काम को, या उसका रुचिकर काम देना जिससे वो रुचिकर वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, अभी बार बार हमने इस्तेमाल किया है। उस समय पैटर्न के टाइम में बात आई कि वो खेल था, उसको रुचि आई। रुचि, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। जो भी आप कार्य उसको दो, उसको इंटरेस्टिंग कार्य दो। इंटरेस्टिंग कार्य दोगे तो बच्चा करेगा। हमने दो बातें पे हम आए हैं, बच्चा सोचता है और बच्चे की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। देखो ना, मशीन तो बोर होती ही नहीं है, जब जितना देर मर्जी उससे काम कराते रहो, बटन दबाओ, अपना काम करना शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, और उसकी भी लिमिट भी है। और उसको अगर ऐसा लगता है कि काम उसके मतलब का नहीं है, पसंद का नहीं है, उसकी रुचि का नहीं है, तो वो नहीं करेगा, वो उतना अच्छा नहीं दे पाएगा। तो हमारे पास क्या चीज आ गई, बच्चे के लिए जो कार्य या टास्क जो भी दो, वो रुचिकर होना चाहिए। ये नहीं जो हम सोचते हैं वो उसको रटवा दो, दैट इज, वो तो फिर बच्चे को, हम बच्चे के साथ डील नहीं कर रहे ना, फिर तो मशीन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है ना? क्या क्या होना चाहिए, दो बातें क्या क्या हमने डिस्कस किया अब तक। बच्चे के लिए जो कार्य दें उसमें क्या क्या होना चाहिए? हाँ जी, वो कार्य कैसा होना चाहिए, टास्क कैसा होना चाहिए, बोलो। इंटरेस्टिंग होना चाहिए सर। और इंटरेस्टिंग, और दूसरा उस कार्य में इंटरेस्ट के अलावा और क्या होना चाहिए? हाँ जी, अभी आपसे बात हुई है ना, इंटरेस्टिंग के अलावा और क्या होना चाहिए? बताइए। अच्छा चलो, मैं आपको एक वो देता हूं। एक गडरिया है, उसके पास भेड़े हैं, वो भेड़ों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता है, लेकिन उसको काउंटिंग नहीं आती बिल्कुल भी। उस समय ऐसा समय भी था जब काउंटिंग आती नहीं थी लोगों को। तो उसने क्या किया होगा कि जितनी भेड़ें गई जंगल की तरफ, उतनी ही वापस आ गई। आपके हिसाब से क्या किया होगा? काउंटिंग उसको आती नहीं है गडरिये को। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। उसने काउंटर का यूज किया होगा।
कंकर का युग, अच्छा जी। कैसे सर एक भेड़ से रिलेट एक कंकर को करा दिया और उसी को वो बॉक्स में डालता गया। इसी तरह जैसे जैसे वो सारी भेड़ें चरने गई, उसके बाद जब वो सारी भेड़ें वापस आई तो उसने कंकर का इस्तेमाल करके ही अपनी भेड़ों को गिनती करी। अच्छा उसको करा, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को मैथमेटिक्स में ये कांसेप्ट है कुछ, इसको क्या बोलते हैं? इसको 1-1 कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं सर, एक एक संगतता। जी सर। अब आप देखिए, ये जिसको गिनती नहीं आती अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके लिए एक चैलेंज है कि नहीं? हेलो, लाइन भी लगा सकता है सर। हेलो, लाइन भी लगा सकता था सर। लग रही है आपने। हाँ, उसके लिए चैलेंज था। ये चैलेंज तो सोचना पड़ रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है? सोचना पड़ रहा है सर। तो अब हमारे पास आप कोई भी हमने टास्क देना है, कार्य देना है, ऐसा कार्य होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और सोचने वाला हो, मतलब वो चैलेंजिंग कार्य हो, चैलेंजिंग टास्क हो और वो इंटरेस्टिंग हो। अगर दोनों नहीं है तो इसका मतलब हम बच्चे के साथ डील नहीं कर रहे, इसका मतलब उसमें जो कौशल विकसित होने चाहिए। अच्छा, कई मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स के बारे में डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ पैटर्न इज मैथमेटिक्स। अब पैटर्न की स्टडी को ही मैथमेटिक्स बोल रहे हैं कई मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिक्स किसे मैथमेटिक्स में करने के बाद अब क्या क्या कौशल आ जाने चाहिए? जो पैटर्न में आए थे ना, अब बताइए मैथमेटिक्स करने के बाद बच्चे में क्या क्या कौशल आ जाएंगे, आ जाने चाहिए? हाँ जी बोलिए, क्या क्या कौशल आ जाने चाहिए? सर वो चारों कौशल जो अभी आपने डिस्कस किए थे सर, कि आप उसको थोड़ा सा बोल दो, दोबारा बोल दो, कोई नहीं। सर एक तो सोचने की शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है, सोचने की शक्ति का विकास। दूसरा सर विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नियम बनाने की योग्यता आ जाए सर, और तर्क करना, और मैथमेटिक्स में थोड़ा के बारे में वो सीख जाए सर। ठीक चारों है, योग्यताओं का विकास हो जाएगा सर, चारों का होता है। इसका मतलब अगर ये कौशल नहीं आ रहे बच्चे में तो जो भी टास्क, जो कार्य आप कर रहे हो, क्या रटने से इनमें से कोई कौशल आएगा? रटवाने से नहीं तो आएगा। तो सभी जो भी टीचर जुड़े भी हुए हैं सबको ये देख लो कि अगर आप रटवा रहे हो तो कोई कौशल नहीं आ रहा, तो हमें रटवाना तो आज से ही बंद कर देना चाहिए। आप ये सब मान रहे हो, रटवाओगे, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स करने का मतलब उसमें ये कौशल आ जाना चाहिए, सोचना, विश्लेषण करना, नियम बनाना, तर्क करना, एक दूसरे को कन्विंस करना। इसका मतलब रटवाना तो हमें नहीं चाहिए। और बच्चे की फितरत नहीं है, बच्चा नॉन लर्नर बन जाता है, बच्चा लर्नर रहता ही नहीं है उससे। और आप फिर मशीन से डील कर रहे हो, बच्चे से डील ही नहीं कर रहे हो। नंबर 1 तो ये हो गया। अब हमें रटवाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरा आ गया समझाना। क्या समझाने से ये कौशल, इनमें से कोई कौशल विकसित हो रहा है? बोलो, सोचना है, तर्क करना है, क्या ये हो जाएंगे कौशल विकसित जो हम बात कर रहे हैं? नियम बनाना, ये विश्लेषण करना, वो कहाँ विश्लेषण करेगा? किस चीज का विश्लेषण? जब समझा ही दिया चीज, उसके दिमाग में कुछ क्या, उसमें जब समझा रहे हैं किसी चीज को, क्या उसको चैलेंज दिया हमने? नहीं दिया सर, नहीं दिया जा सकता ना, उसमें चैलेंज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि सोचना, चैलेंज के बिना सोचना नहीं हो सकता। तो अब जो भी हम आप समझाने वाले भी देख लीजिए, समझाने से भी आप बच्चों में ये कौशलों का विकास नहीं होगा जो 21वीं सदी के लिए चाहिए। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स करने के बाद हम चाहते हैं कि ये कौशल विकसित हो। आप अगर समझा रहे हो तो इसका मतलब कि आप मैथमेटिक्स नहीं करा रहे हो। ठीक से मैथमेटिक्स करने का मतलब ये कौशल विकसित होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये कौशल विकसित हो तो हमें कैसे टास्क देने पड़ेंगे? कैसे टास्क देने पड़ेंगे? चैलेंजिंग, और दूसरा उसकी रुचि के हिसाब से सर, रुचि के हिसाब से। अब आपके साथ 2 शब्द जो जरूर जोड़ लो, जो भी टास्क दो वो इंटरेस्टिंग हो और चैलेंजिंग हो। इंटरेस्टिंग इसलिए कि बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित हो, उस कार्य को करे, उस टास्क को करे। चैलेंजिंग इसलिए कि उसमें वो कौशल विकसित हो जाए। आपको मैं 1-2 टास्क ले लेता हूं जो हमारी बुक्स में दे रखे हैं, ताकि आपको पता लगे कि एक तो मैं आपको कहूंगा। अच्छा, मैं एक और बात करना चाह रहा हूं, उससे पहले, आने से पहले, चैलेंजिंग और इससे पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं
कि इंटरेस्टिंग टास्क, इंटरेस्ट बच्चों को किन किन चीजों में, किन किन कार्यों में आता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, मैं आपको फिर अपनी किताबों से लूंगा टास्क कुछ। हाँ जी, किन किन चीजों में बच्चों को, किन किन कार्यों में, टास्क में बच्चों को रुचि आती है, वो बताइए कौन कौन से हैं, ताकि हम वही करेंगे। ड्राइंग वगैरह, मतलब कलर करने वगैरह, इस तरह के कलरिंग और कामों में ड्राइंग, ये सर। हमारी किताबों में दे रखी है। कलर करना बच्चे के लिए है किताब में। हाँ जी, और सर वो जैसे कुछ सिंगिंग वगैरह, इस तरह की कहानी वगैरह के माध्यम से कहानियां और कविताएं। हाँ कविताएं हमारी किताब में कई हैं, कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं। अब आपको कईयों को, टीचर्स को ये लगता है शायद ये ईवीएस की किताब है, एनसीईआरटी की भी 5th की किताब है, जैसे लोगों को ये लगता है जैसे ईवीएस दे रखा, मैथ तो है ही नहीं, प्रश्नावली तो है ही नहीं। अब हमारा मेजर फोकस इस बात पे है, सभी लोगों को हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे की रुचि को देखना है सबसे पहले। अगर बच्चा रुचि लेगा तो उस कार्य को करेगा। उसके लिए आपको, इसको चाहे आपको कुछ भी लगे, हमें कहानियां देनी ही होंगी। कहानियां, कविताएं, खेल, ये देने होंगे बच्चे का रुचि। और क्या क्या होता है, खेल हो गया, कहानियां हो गया, कविताएं होगी। सिंगिंग तो शायद वो तो किताब में ठीक है, सिंगिंग हमने किताबों में नहीं लिया, लेकिन टीचर कर सकता है जिसको रुचि है सिंगिंग में। ठीक है, और कोई, और किन किन चीजों में बच्चे की रुचि होती है? सर कलर वगैरह, ड्राइंग वगैरह करने कलर में की तो बात हो ली ना हमारी, कलरिंग तो हमारी किताबों में खूब दे रखा है, कलर करो आप उनको। हाँ ठीक है, और खेल भी तो है। हाँ जी, और क्या क्या होता है? पजल वगैरह में भी होती है, पजल्स भी है। हाँ ठीक है, क्लास एक्टिविटीज। हाँ एक्टिविटीज भी ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई? जैसे बच्चे को हमने किताब में, बुक्स में दे रखा है, नानी की रसोई, बस का सीन है, उसमें पशु पक्षियों के बारे में है। वो क्या चीज कहलाती हैं ये चीजें? ये बुक्स में है, इनको क्या बोलते हैं? सर उसके परिवेश से जोड़ना सर, हाँ परिवेश से जोड़ना है उसके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 3-4, आप इन 3-4 पे हम कंसंट्रेट कर लेते हैं। एक तो हम कह रहे हैं खेल में बच्चा कोई ऐसा है खेल में रुचि लेते हैं बच्चे? कहानियां हैं जी, सभी लेते हैं। क्या कह रहे हो सर? सभी बच्चे खेल में रुचि लेते हैं। सभी बच्चे खेल में रुचि लेते हैं। इसका मतलब कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोई टास्क या कार्य दे रहे हैं, कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, ये सारे कुछ खेल के रूप में ले तो अच्छा है। खेल में तो लेते ही हैं, कुछ नहीं भी खेल कर सकते कई सब्जेक्ट्स में, तो कुछ और कर सकते हैं। जैसे कहानियां में भी बहुत रुचि लेते हैं, इसके बारे में मैं आज से बात करूंगा अभी। कविताओं में रुचि लेते हैं बच्चे। अच्छा, तीसरा हमने अभी कहा था कि परिवेश से। चौथा एक मैंने शुरू में किया था, एक तिनका एक कंकर, एक तिनका एक कंकर, एक तिनका आगे बढ़ाओ। ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, पैटर्न में, पैटर्न हर सब्जेक्ट में हो सकते हैं। ये ना समझो कि मैथ्स के लिए है पैटर्न, ये मत बोलो। इवन जो अब लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पैटर्न बहुत इस्तेमाल होते हैं। हमारी लर्निंग में भी अगर आपको पूरी तरह देखोगे ना, उसमें भी पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। म्यूजिक में भी पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चे के लिए रुचिकर भी है, और ये बच्चे को चैलेंज भी इसमें मिल जाता है। पैटर्न तो बहुत ही अच्छा टास्क है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, चैलेंज भी है और उसके लिए खेल टाइप भी है, मतलब उसको रुचिकर भी लगता है। इसलिए पैटर्न का तो भरपूर प्रयोग कर सकते हो आप। तो आपके पास 4-5 हम ले रहे हैं, वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम मेजर रूप से जो हमारी बुक्स में है, एक तो खेल एक्टिविटीज भी हैं। दूसरा आप कहानियां, कविताएं। तीसरा आप ले लो उसकी परिवेश से जुड़ी हुई कुछ भी है, वो ले लो। चौथा हमने पैटर्न को बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो कलरिंग, ये आप जो कर रहे हैं ना, रोल प्ले, सिंगिंग, कॉमिक्स, डांसिंग, ये जो भी है, अगर आप करना चाहे कोई टीचर करे, लेकिन हमारी किताबों में इसके बारे में बहुत कम है। ये 4-5 शुरू के जो मैंने किए हैं, एक तो खेल, कविता, कहानियां, पैटर्न और परिवेश से जुड़ी, मतलब कुछ भी ले रखे हैं हमने। तो ये 4-5 जो है, कलरिंग वगैरह, ये 4-5 हमने किताबों में काफी इंट्रोड्यूस किया है। एक तो मैं आपको सबको, जो भी जैसे आप मेंटर के रूप में जाना चाहोगे, तो कम से कम हमारी किताब में से कुछ एक्टिविटी में, 1-2 बजाज जी ने भी डील की है, 1-2 मैं भी डील कर देता हूँ। किताब में से कुछ
कुछ टास्क, कुछ कार्य ऐसे दे रखे हैं जो कि जो इससे सारे कौशल विकसित होंगे जो गणित के लिए चाहिए। अगर उस तरीके से कार्य कराया जाएगा, हमारे दिमाग में ये जो बैठा हुआ है ना कैलकुलेशन, सवाल से हल कर देना, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। पहले तो सभी लोगों हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्यों नहीं है मैथमेटिक्स? उससे कौशलों का विकास नहीं हो रहा। भाई आवाजें कर रहे हो आप, माइक म्यूट कर दीजिए अगर आपको बात करनी है घर में। हाँ जी, अगर आपने जो हमारा 21वीं सदी में हम चाह रहे हैं कौशलों का विकास हो, तो उसके लिए आपको ये जो टास्क से बातें की हैं, जिसमें जो इंटरेस्टिंग टास्क हो और दूसरा क्या हो, उसमें चैलेंजिंग हो, दोनों उसमें होने चाहिए। ऐसे टास्क हमने किताबों में दे रखे हैं और एनसीईआरटी 2005 से चल रही है, किताबों में उनकी है। अगर हम उनको ध्यान से अगर हम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम चीजें हो जाएंगी, टाइम लगेगा, लेकिन अब आप ये तो देख लो, जो कुछ भी हम पुराने तरीके से चल रहे हैं, सवाल से हल कर दिए, एक सवाल करा दिया, उसको हल कर दिया, बच्चे ने हल कर लिया, ये कोई उससे ये जो उसके अंदर कौशल विकसित होने चाहिए जो 21वीं सदी के लिए चाहिए, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चाह रही है, जो आप उससे 2005 से पहले भी पॉलिसी आई थी, उसमें भी चाह रहे थे कि ऐसा हो। लेकिन ठीक है, हम पुराने धर्रे से जो हमारे दिमाग में है वो चलाते ही रहे। उससे हो क्या रहा है, बच्चों का हित नहीं हो रहा, उससे वो अच्छा नागरिक भी नहीं बन सकता, और वो 21वीं सदी के जितने चीजें आएंगी उसके साथ कोप नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जापान की। जापान में क्या होता है, हमारे यहाँ तो एक मेथड शब्द आया सवाल करने के लिए दे दिया, वो ऐसा नहीं करते। वो अच्छी सी कोई प्रॉब्लम देते हैं बच्चे को, बच्चा उसमें जूझता है, स्ट्रगल करता है, और उसमें अगर थोड़ी बहुत फेलियर भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नई चीज होगी तभी उसी में तो फेलियर होगी। अगर बच्चे को कह दिया बच्चे ये हिंदी का लेसन है, इसको कोई प्रश्न है 2-4 याद कर लो, या गणित का कोई चीज रटवा दी, पहाड़ा रटवा दिया, उसमें क्या फेलियर है? मेमोरी टेस्ट कर रहे हो आप, याद हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, क्या है उसमें? लेकिन जब आपको नया काम दिया जाता है, वो जापान वाले कुछ नया टास्क देते हैं, ऐसा देते हैं जिसमें बच्चे को खूब स्ट्रगल करना पड़े। उससे क्या होता है, उसकी ब्रेन काफी ग्रो करता है। और मैं आपको बताऊं, एक पीसा टेस्ट होता है, इंटरनेशनल टेस्ट है पीसा, उसमें जापान टॉप 5 में रहता है। हमारा कंट्री कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। क्यों? उनका स्टाइल वो मेथड वाला तो करते ही नहीं है, सवाल का मेथड समझा दिया और आगे सवाल दे दिया, ऐसा वो जापान में हो ही नहीं रहा। आप डिफरेंस देखिए, क्यों वो लोग आगे हैं, हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम हमारा जो ढर्रा ही गलत, स्टार्ट ही गलत कर रहे हैं सब कुछ। जो चीज बेस ही गड़बड़ हो जाएगा और हमारे दिमाग में भी बैठ जाएगा। एक चीज और है कि आपको बजाज जी ने बताया था कि कोई ऐसा स्पेशल मैथ ब्रेन नहीं होता कि एक ये बच्चा ही मैथ कर सकता है, ऐसा कुछ स्पेशल मैथ का बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा गणित कर सकता है, लेकिन अब उस बच्चे को आपने किस टाइप से तैयार किया है। अगर उसको आप रटवा रहे हो, उसको आप समझा रहे हो, इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो वो क्या गणित करेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे टीचर ने, मैं आपको एक किताब भेजी होगी गिजू भाई की, दीवा स्वप्न। आपके पास आई है पुस्तक ये दीवा स्वप्न? जी सर, सभी स्कूलों में आई सर। सब में आ गई? किसी ने पढ़ी है? जी थोड़े सर। बहुत। क्या उसमें आपको ऐसा नया लगा जिससे आपको आपकी मेंटरिंग में या टीचर के लिए बेनिफिशियल होगा? हाँ जी, बताइए। सर, दिवस ओपन में उनके काफी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं कक्षा के साथ, कि बच्चों को आउटडोर में एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो बच्चों को, और बच्चों को आउटडोर जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों को क्या लगे, बच्चे बाहर के वातावरण से सीख सके, वहां से समझ बनती है बच्चों की एक तो सीख सकें, अपने आप सीख सकें, अपने आप सीख सकें बच्चों से। आप देख लीजिए जो बातें मैंने आपसे की है, रुचिकर होना चाहिए, वो रुचिकर लगता है उनको वो, और साथ में उनको चैलेंजिंग, अपने आप सीखने की प्रवृत्ति बनती है। ये बोलते हैं लर्नर वाला काम किया उसने। वेरी गुड। एक आप सभी नोट करो इसको, आप इसको, किताब को पहले 85 पेज है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छी अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हो मेंटरिंग, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि वो बाहर आउटडोर भी लेके जाते थे, और वहां पे अब आप उसमें दिमाग में आपके घुमाते रहो, उससे हो क्या रहा है, बच्चों को चैलेंज मिल रहा है, मतलब अपने आप सीखने की कर रहे हैं भावना, और उनको वो रुचिकर लग रहा है, माहौल इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत वेरी गुड। और कुछ और क्या
मिला आपको सर उसमें? वो एक उसमें एग्जांपल था कि वो बच्चों को शब्दों से कहानियां जैसे बनाने के लिए देते थे, कि बच्चे शब्दों का चयन करके उससे स्टोरी क्रिएट करते थे नई नई, उसको हाँ, क्लास में रखते थे अपने। हाँ, जी सर। इसमें क्या है, बच्चे के लिए चैलेंज है, नई चीज बना रहे हैं, वो कहानी बना रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे को उसकी जिज्ञासा भी बनेगी, हम कहानियां बड़ी, बच्चे खुश होते हैं। अब आप नोट करते जाइए वो कैसे वो कर रहा था, वो कर रहे थे, सॉरी आई एम सॉरी, वो कैसे कर रहे थे गिजू भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे। और कुछ? ठीक है, कोई और शेयर करना चाहेगा गिजू भाई के बारे में, किसी ने पढ़ा है तो? हाँ जी, चलो, इन्होंने एक दो बातें शेयर की, उसमें आपने ये तो नोटिस किया ही होगा, उस समय 100 साल पहले की बातें हैं जब ये किताब आई थी, उन्होंने लिखी उसमें, थी। हाँ, इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उसमें बच्चों को नाटक करने के लिए या उस ऐसी ही एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित किया गया है कि बच्चे जैसे हिंदी कहानियों के ऊपर, नाटकों के ऊपर स्वयं उसको रूपांतरित करें कक्षा के अंदर, कि बच्चे उसको करके एक दूसरे के साथ समूह बना के उसको वो प्ले करें अपनी कक्षा के सामने, किसी भी चीज पे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो उसको बच्चे ही करके दिखाते थे सर कक्षा में। जी सर। यस, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, कैसे नाटक में करते थे बच्चे। और वहां पे उस समय अंग्रेज होते था इंस्पेक्टर, और काफी जो डायरेक्टर वगैरह होते थे वो आए थे, तो इनके काम को बहुत सराहा उन्होंने। बाकी जो टीचर जो है बड़ा रटवा रटवा के कई दिन तक तैयारियां करवाई, बड़ी रिहर्सल करवाई, पता नहीं क्या क्या करा, उसके बाद भी वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थे वो डायरेक्टर। वो सोच रहे थे आई मीन बस जबरदस्ती बच्चों को तोते की तरह करवा दिया, और ये है असली काम। उस डायरेक्टर को लगा ये है असली काम। सभी नोटिस करो कैसे वो फर्क था उनका, जो उन्होंने गिजू भाई ने 100 साल पहले जैसे डील किया। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा है। चलो एक दो बातें मैं भी बोल देता हूँ, वो जो गिजू भाई, और किसी ने कुछ डिस्कस करना है गिजू भाई के बारे में? हाँ जी, चलो मैं एक दो बातें मैं बात करता हूँ। जब उनको लगा कि मुझे कुछ क्लासरूम में नए नए प्रयोग करने, नए तरीके से करना चाहूंगा मैं, तो उन्होंने क्या किया, वो डिप्टी डायरेक्टर उस समय होते थे, उनके पास गए और उनसे बातचीत की कि मुझे कोई क्लास दे दो, मैं स्कूल में बच्चों के साथ नए नए प्रयोग करना चाहता हूँ। उन्होंने मान लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि रिजल्ट ठीक आना चाहिए, ये नहीं है कि आप प्रयोग ही करते रहो और बच्चों की लाइफ खराब हो जाए। वो कहता ठीक है जी। तो पहले उसका देखो तैयारी, रात को काफी देर तक तैयारी की उन्होंने। फर्स्ट डे सबसे पहले तो स्कूल में चले गए, उसके बाद जाके ताला तूला भी उनके सामने ही खुला था, और उसके बाद क्लासरूम में गए। कितना वो उनको पैशन था, मतलब जाने का और कुछ करने का, ये है पैशन। उसके बाद जो स्कूल में गए तो जो तैयारी सारी रात भर करी, उसी तरीके से उन्होंने क्लासरूम में करना चाहा। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बच्चे तो शरारतें कर रहे हैं, बच्चे कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कि वो उनको ऐसा लगा कि बच्चे मेरी बात से प्रभावित नहीं हुए, और मैं उनको ठीक से, उनको पता लग गया कि मैं ठीक से इनको डील नहीं कर पाया, मेरा टैकलिंग करने का तरीका, हैंडलिंग करने का तरीका या डील करने का तरीका ठीक नहीं था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे गड़बड़ है। आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी देखो, सभी लोग ये चीज को नोटिस करो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे गड़बड़ है। उनको ये लगा कि मैंने जो तैयारी मैंने जो की थी वो ठीक नहीं थी। अपने ऊपर ही उसने सोचा कि मैंने कहीं गड़बड़ कर ली है, ना कि ये बच्चे खराब हैं, बच्चों में कुछ कमी है, बच्चे डल हैं या बच्चे बिल्कुल नकारा हैं। जबकि वहां का जो हेडमास्टर था, टीचर था, एकदम कहते हैं आप किस चीज में पढ़ रहे हो जी, ये तो इनको पिटाई करो, इनको रटवा दो, बस हो जाएगा काम। क्या आप सोच रहे हो इनको, ये नहीं आप कुछ कर सकते, ये नहीं आप सिखा सकते अपने तरीकों से। लेकिन उनको तो क्लैरिटी थी, उन्होंने तो लाइफ में कुछ करना था। वो चले गए जी फर्स्ट डे, तो उन्होंने, उनके बाद वो सेकंड डे पूरी फिर तैयारी की, उन्होंने पूरी रात तक सोचा उन्होंने, काफी देर तक। उसके बाद उन्होंने कुछ कहानियां, रोचक कहानियां वो उन्होंने शुरू की। और मैंने आपसे बात भी की थी, कहानियों में बच्चों की बहुत रुचि होती है। तो वो कहानी, अब कई बार लोगों के दिमाग में ये है कि किताब में हमारी कहानियां दे रखी हैं, कुछ कविताएं दे रखी हैं, ये ईवीएस की किताब है, हिंदी की किताब है या गणित की किताब है, ऐसे वो सोच रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि बच्चे को किन चीजों में रुचि होती है वो चीजें लेनी है हमने, उससे गणित उसका नहीं। उनके लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है
कि वैसे 2-4 उदाहरण से करा दो और उसके बाद एक्सरसाइज दे दो, वो मैथमेटिक्स की किताब है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत चल रहा था किताबें, वो किताबें खत्म हो चुकी हैं। अब हमें जैसे मोबाइल में 1G हम कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा, 2G कोई नहीं कर रहा, 3G नहीं कर रहे लोग, 4G कर रहे हैं। जब 5G आएगा तो 5G आएगा। कुछ ना कुछ सोच के जब किताबें बनी हैं, चाहे एनसीईआरटी ने बनाई हैं, उनकी किताबों में भी कई लोगों को लग रहा है कि एक्सरसाइज कम है, ये है वो है, तो सवाल दे नहीं रखे, ये तो उसकी किताब है, क्या कहते हैं, कहानियों की किताब लग रही है या ईवीएस की किताब लग रही है। ऐसा दिमाग में हमारे नहीं होना चाहिए। एजुकेशनिस्ट हैं जो भी लोग हैं, उन्होंने इनको सोच के बनाई है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो गिजी भाई का लो केस, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चा गड़बड़ है, तो उन्होंने कहानियां तैयार की, नहीं यहाँ नहीं है, तो कहानियां तैयार करने के बाद उन्होंने कहानियां सुनानी शुरू की बच्चे को। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और बच्चे तो जी जब वो छुट्टी भी होने लगे तब भी वो कह रहे थे नहीं जी और सुनाओ, अगले दिन भी कहानी सुनाओ जी। तो गिजी भाव को तो दिमाग में था क्लियर कि मुझे करना क्या है। उसके उस समय जो कई चीजें ऐसी चल रही थी, कई कुरीतियां ऐसी चल रही थी जो उसको पसंद नहीं थी गिजू भाई को, तो वो चाह रहे थे कि मैं इनको कैसे थोड़ा बहुत चेंज लाऊं। उनके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स भी नहीं मानने को तैयार थे। फिर उन्होंने कहानियों के माध्यम से, जैसे आउटडोर की बात कर रहे थे, खेल के माध्यम से बाहर लेके जाना, बच्चों का विश्वास जीते। बच्चों का विश्वास जीत के उन्होंने जो जो उस समय गड़बड़ें चल रही थी वो बच्चों से करवा ली ठीक। उसके बाद उन्होंने बस मैं फिर उसके बाद जो पहले दिन का मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उसने ये नहीं कहा कि बच्चे गड़बड़ हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि बच्चों में कमी नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि मेरे अंदर कमी है, मैंने ठीक से टैकल नहीं किया, मुझे जो इनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाया मैं। फिर उन्होंने कहानियां शुरू की, जैसे आपको बजाज जी ने एग्जांपल दी थी, एडिसन ने 9,999 तरीके सोचे, 10,000वें तरीके के बाद बल्ब बना, जो कि वर्ल्ड के लिए अभी तक कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कुछ करना नहीं है, बस अपना बल्ब बन गया, बस मजे हो गए। लेकिन अब हमारा क्या फर्ज है, कितने लोग साइंटिस्ट ने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बनाया है। अब साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं, एडिसन कैसे सोचते थे, नहीं एडिसन नहीं सॉरी आइंस्टाइन, वो कह रहे थे जो मुझे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं ना, पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत करी है तब कपड़े मिले हैं, वो इस डायरेक्शन में सोचते थे। इसलिए वो तो सोचते थे मैंने तो समाज के लिए कुछ किया ही नहीं। तो हम लोगों का, मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोगों का ये फर्ज है, जब हमें कुछ दिया गया है कि इन बच्चों को 21वीं सदी के कौशल आ जाएं ताकि वो 21वीं सदी के लिए तैयार हो जाएं, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो पहली दूसरी की किताबें हैं उन किताबों को अच्छे से करिए। दिमाग में ये मत रखिए कि ये ईवीएस की किताबें हैं या कुछ, ये मैथ्स की किताबें वास्तव में, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीजें बना के किया गया है। जब बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो कैसे करेगा वो। आपको डिफरेंस बताया था बच्चे में और मशीन में, इंटरेस्टिंग चीजें होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ईवीएस की किताबें, और उसके बाद चैलेंजिंग भी टास्क दिए गया। चलो अब उसने वो तरीका उसने मान लिया कि मेरा तरीका ही गलत था। गिजू भाई ने क्या सोचा कि जो मैंने किया था वो गलत था, फिर उसने कहानियां बनाई। अब कहानियों के बाद गिजू भाई ने क्या किया, अब आया हिस्ट्री पे, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना था उसको, उनको कराना भी था। हिस्ट्री उसने इतने रोचक ढंग से, उनको लगा कि किताब जो है, बुक जो है ना, देखो कितना उनके दिमाग में क्लैरिटी थी, ये जो बुक है वो बच्चे के हिसाब से नहीं है, उनको ये पता लग गया। अब बुक में आपके हिसाब से, अगर बच्चों के हिसाब से बुक लेने से क्या मतलब है, कोई बता सकता है कि अच्छी किताबों के 1-2 गुण बता सकते हो उसमें क्या क्या होना चाहिए जो किताब अच्छी लगे। कईयों को किसी भी किताब को अच्छा मान लेते हैं, अब कोई किताब आपको ठीक लगे, बच्चों के लिए अच्छी हो, उसके लिए उसमें क्या क्या 1-2 चीजें बता सकते हो क्या क्या होनी चाहिए। जी सर, जैसे हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो बुक्स एक तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, आयु के अनुसार, और उसमें से कुछ उसके परिवेश के अनुसार हो, कि जैसे जिस परिवेश से वो बिलोंग करता है उसमें से कुछ उसका इंटरेस्टिंग हो, और रुचिकर वाला तो आप कह रहे हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार भी बुक्स हो सर। जी सर। हाँ। और दूसरा एक और रह गया पॉइंट, एक रह गया, हाँ, एक रूपता भी हो कि एक दूसरे से वो बुक्स मिलती हो सर, जैसे फर्स्ट लेसन या कोडिंग सेकंड, वो एक रूपता बनी रही पूरी किताब के अंदर से। लेकिन चलो आपने बताया कि वो किताब में एक तो उसके परिवेश से हो, उसके स्तर की हो, और उसके इंटरेस्टिंग चीजें दे रखी हो, दूसरे उसमें चैलेंजिंग टास्क होने चाहिए। जो भी उसके साथ करा जा रहा है वो
एनसीईआरटी ने भी, हमारी किताबों ने भी प्रयास यही किया है कि उसमें चैलेंज हो। तभी आपको लगता है कि उसको इस तरीके की किताब में नहीं है, अभी एक सवाल दे दिया उसके बेस पे और उदाहरण दे दिया, ऐसे नहीं है किताब। तो इसलिए वो चैलेंजिंग बुक है ताकि बच्चा सोचे। चैलेंजिंग टास्क है, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टास्क है। उसको आप ईवीएस लेने की बजाय आप ये देखो कि अगर वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे। और आप ये चीज दिमाग में हमारे है कि हम एक्सरसाइज बहुत होनी चाहिए, ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है। वो आप बना सकते हो प्रश्न, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा भी प्रश्न बनाए। अगर आपने 21वीं सदी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। चलो एनी हाउ, मैं उनके बारे में ये बता रहा था कि उन्होंने बच्चे में कमी नहीं सोची। कई बार हम सोच लेते हैं कि बच्चे में गड़बड़ है। नो, उसको लगा कि मेरी फेलियर है, मैंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया, और उसने दूसरे दिन अपने दूसरे तरीके से तैयारी की। तो उन्होंने कहानियों के जो कराई थी, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री कराई, लेकिन अपने तरीके से उसको ढाल के कराई। इसी तरीके से हिंदी, जैसे अब संज्ञा वगैरह जो भी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े रोचक ढंग से, बड़े खेल के माध्यम से बच्चों को महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूँ। वो संज्ञा फटा करवा दी उनको। और इसी तरीके से ज्योग्राफी कराई। वैसे वो मैथमेटिक्स के लिए उनको टाइम नहीं रहा, लेकिन इतने से ही वो उनका इंस्पेक्टर बड़ा खुश हो गया। तो अब तक हमने जो बात ये कर रहे थे कि हर बच्चा, ये बिल्कुल ठीक स्टडी है कि हर बच्चा गणित कर सकता है, कोई स्पेशल गणित का माइंड वाली बात नहीं है। और कई लोगों के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में कई बार ये होता है कि जो बच्चा जल्दी से जवाब दे देता है वो होशियार बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कई मैथमेटिशियन स्लो सोचते हैं, स्पीड मैटर नहीं करती। स्पीड इज नॉट, नो, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है स्पीड का। आप स्लो करो, बेशक स्लो सोचो, लेकिन वो डीप सोचो, गहराई से सोचो। ये है मैथमेटिक्स में। और दूसरी 2-3 बातें और हमने बातें की, जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे ध्यान रखने चाहिए। मैं दोबारा उनको कर लेते हैं बात कि एक तो मैथमेटिक्स करने के बाद, एक तो इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए। जो भी कोई टास्क दोगे मैथमेटिक्स करने के बाद, जो क्वेश्चन आने चाहिए, सोचना, अपना विश्लेषण करना, नियम बनाना, तर्क करना, एक दूसरे को कन्विंस करना, इस टाइप की चीजें आनी चाहिए। और ब्रेविटी इज आल्सो सोल ऑफ मैथमेटिक्स। संक्षिप्त बात करो, अपनी संक्षिप्त रूप से कहो। ये चीजें सारी मैथमेटिक्स के करने के बाद आ जानी चाहिए। चलो मैं 1-2 चीजें अपनी किताब में से ले रहा हूँ, टास्क जो आपको लगे कि हमारी किताबों में है, वो सब आप उसमें देखना कि उसमें आपने सिर्फ ये नोटिस करना है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, क्या उसमें चैलेंज है या नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब कोई खेल है, वो कहानी है, क्या है। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ एक टास्क। अच्छा, अभी तक का किसी ने कोई प्रश्न करना है तो बोलिए, फिर उसके बाद मैं आपसे टास्क दिखाता हूँ। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो किसी का बोलो। नमस्कार सर। प्रश्न तो इसमें मैं एक गिजू भाई की और बात जोड़ना चाहूंगा सर, एक छोटी सी। बहुत बढ़िया, बोलो। उनका ये था कि गिजू भाई का जैसे दिया गया है कि वो हर रोज जो अपना काम किया है, उसने स्कूल में जो बच्चों के साथ कार्य किया है, उसको जाकर वो देखते थे कि इसमें मैं कहाँ पे मेरे को कमी रही, कौन सा बच्चा कहाँ तक पहुंचा। तो ये एक बहुत जरूरी रहता है टीचर के लिए कि हम कक्षा में करने के बाद उसको रिवाइज करके देखें कि मैं अपनी सफलता मेरी आज के काम में कहाँ तक रही। और दूसरा ये था कि वो नए नए जो प्रयोग थे, ये नहीं था कि आपने एक प्रयोग किया और आप उसमें असफल रहे तो और नहीं करना, तो वो उसको नया कुछ लेके आने की हमेशा कोशिश रहती थी। तो 2 और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल 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 ठीक बोला आपने। वही मैंने जो कहा ना, जब उसमें फेल हो गया वो पहले दिन, तो उसने कहानियां शुरू किया, वो नया प्रयोग हो गया। वो समझ रहे हो कि नहीं? उसने आपका क्या नाम है? राजवीर? संदीप सोक्कल है सर। संदीप सोक्कल सर। आप कहाँ से हो? कैथल डिस्ट्रिक्ट चीका से सर, गोला चीका से। अच्छा, राजवीर। अच्छा, राजवीर कैसे लिखा हुआ है? चलो ठीक है। आप तो ये तो डिस्ट्रिक्ट तो दूसरा चल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो उसमें ग्रुप में शेयर किया हुआ था सर। चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। चलो एनी हाउ, अब इन्होंने 1-2 बातें और ऐड करनी चाहिए जो आपसे पहले मैंने डिस्कस भी की थी, कि वो अगर अपना काम जो क्लासरूम में उन्होंने किया, उसके बाद उसको लगा कि मैंने इसमें मैं कितना सफल रहा, मैं कितना और बेहतर कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन वर्ड। इसके लिए क्या है? रिफ्लेक्शन वर्ड है कि हम हमेशा, अब आपको मैं बता दूं, ये जो मुकेश अंबानी जो इंडिया के रिचेस्ट हैं, उनकी वाइफ ने बताया था कि ये जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, हमेशा
काफी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये जो कार्य चल रहा है इसमें हम और क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या कमियां रहेगी, क्या सुधार हो सकते हैं, इसको रिफ्लेक्शन वर्ड बोलते हैं। तो वो क्या ना गीजू भाई बहुत करते थे, जैसे इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। ये सभी का फर्ज है। हम लोगों के दिमाग में अगर एक तरह की धारणा बन गई ना, जो हम करते आए हैं ठीक है, जो हमने अब तक किया वो ठीक है, अब आपका अभी इग्नोरेंस है, आपको जैसे लगा था वैसा आप करते रहे हो। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप किताबों को देखें। एक गीजू भाई की किताब के लिए 85 पेज की तो पुस्तक है, इसको अच्छे से, जैसे इन्होंने जो अभी बोल रहे थे, इन्होंने पढ़ी है इस किताब को, अच्छे से इस किताब को पढ़ो और उसके बाद आप में कुछ परिवर्तन आएगा। दूसरा, अब मैं आपके साथ एक दो टास्क शेयर करना चाहूंगा जो हमारी किताबों में है। जैसे एक है मुट्ठी खेल। किसी ने सुना है मुट्ठी खेल के बारे में? हाँ जी, मुट्ठी खेल के बारे में सुना है किसी ने? पहली की किताब में भी है, दूसरी में भी है। चलो मैं करता हूं इसको डिस्कस। मुट्ठी खेल, जैसे नाम तो पता लग ही गया कि खेल है, कि हम खेल क्यों लेना चाह रहे हैं खेल के रूप में, क्योंकि बच्चे के लिए हमने आप सबसे पहली चीज कंडीशन करिए कि बच्चे के लिए जो भी आप टास्क या कार्य करो, प्रयास करो कि वो इंटरेस्टिंग हो, बच्चे के लिए रुचिकर हो, उसके लेवल का हो। ये आपने किया है। अब आप उसमें देखोगे कि चैलेंज है या नहीं है, रुचिकर है या नहीं है। मैंने क्या किया, 7 कंकर ले लिए, ठीक है। 7 कंकर लेके मेरे पास टेबल पे, सब बच्चों के पास भी दे दो, 7-7 कंकर है सब बच्चों के पास। मैंने टेबल पे रखे हुए हैं 7 कंकर। अब मैंने छुपा के, उनके बच्चे ना देख पाए, मैंने कुछ कंकर अपनी मुट्ठी में उठा लिए। अब ये बच्चों के साथ किया गया है वैसे। अब मैंने कुछ नहीं बताया उनको, सब्ट्रैक्शन कोई समझाया नहीं, कुछ नहीं, मैं तो उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। मैंने क्या किया, 7 कंकर टेबल पे रखे, उनमें से छुपा के, उनको हाथ सा रख के आगे मैंने छुपा लिया और कुछ कंकर मैंने अपनी मुट्ठी में उठा लिए। मैंने फिर बच्चों से पूछा, बताइए मेरी मुट्ठी में कितने कंकर। अब उनके लिए तो एक जादू सा ही हो गया, चमत्कार सा ही हो गया, उनको तो पता ही नहीं है कुछ। तो बताओ बच्चों ने कैसे बता दिया होगा, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। हाँ जी, कोई भी? जी जी सर, बोलो सर। जो आपने 7 कंकर वहां रखे थे, बच्चे ने काउंट किए होंगे कि 7 रखे थे, बाकी कहाँ गए वो सर की मुट्ठी में हो गए। हाँ, तो उसने नीचे पहले देखा टेबल पे कुछ बचे हुए हैं, उनसे उसने देख लिया कि कुछ कंकर उनकी मुट्ठी में उन्होंने उठा लिए। तो उसके लिए, बच्चे के लिए, फिर उससे उसने सब्ट्रैक्शन उसको नहीं आती है, लेकिन वो किसी तरीके से उसके दिमाग में चल रहा है कुछ ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। और दिमाग में करके उसने बता दिया, और इनडायरेक्ट वे से वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। अब देख रहे हो ना, ये चैलेंजिंग हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो इसी तरह के टास्क हमने बहुत टास्क दिए हैं। एक मैं और एक्टिविटी कर देता हूँ आपके साथ, जो हमारी बुक्स में है। वो एक्टिविटी वैसे बहुत पहले 2000 की बातें, वो मैंने ही बनाई थी। सारे हैरान हुए थे उस समय, नेशनल लेवल के लोग भी हैरान हुए थे, सिंगला जी आपने एक्टिविटी बना कैसे दी। अच्छा, क्यों, मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं सोचता रहा। उस समय एक्टिविटी का चला ही चला था, 1999 2000 की बातें हैं ये। जैसे संख्या 8 है, 8 को अगर जोड़ के रूप में हम लिखना चाहें तो हो सकता है 5 जमा 3 भी हो सकता है, ये 6 जमा 2 भी हो सकता है, 4 जमा 4 भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं 1 जमा 7। तो इसको एक एक्टिविटी के रूप में अगर करें, एक तो बच्चों से हम सीधा पूछें, बच्चों 8 किन किन संख्याओं के जोड़ से बन सकता है, कोई एक बताओ मुझे। अब वो क्या, एक तो वो हुआ, बच्चे बता सकते हैं सर 5 और 3 के जोड़ से बन सकता है, कोई बता देगा 7 और 1 के जोड़। एक तो ये कर लिया आपने। दूसरा जो मैं करने जा रहा हूँ, अब डिफरेंस देखना दोनों में। अब मैंने क्या किया, इसका नाम है के बराबर, व्हाट इज इक्वल टू। इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज इक्वल टू, एक्टिविटी का नाम है, भी दे रखा है हमने, के बराबर। किस या किसके बराबर भी कह सकते हो आप, हम के बराबर ले लेते हैं। चलो, अब मैंने 8 है, 8 के किन 2 संख्याओं के जोड़ के बराबर है वो मैंने सोच लिया। ठीक है, मेरे दिमाग में है, मैंने 8 किन संख्याओं के जोड़ के बराबर है वो मैंने सोचा है अपने दिमाग में। अब मैं बच्चों से कहूंगा, बताओ कि मैंने क्या सोचा है 8 के बराबर।
तो बताइए मैंने क्या सोचा, आपसे पूछ रहा हूँ मैंने 8 के बराबर क्या सोचा है, बताइए। ये क्या करवा रही है? हाँ जी, 8 के बराबर मैंने क्या सोचा है, बताइए आप, बोलो। कुछ भी बता सकते हो आप, कोई ऐसा वो नहीं है, मैं तो आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ वैसे, ऐसा नहीं है जरूरी जो मैंने सोचा वही आपका आए। हाँ बोलो। 7 और 1। 7 और 1, जैसे मैंने कुछ चलो और सोचा है, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चे के साथ जब खेलोगे, बच्चा 7 और 1 सारे बच्चे, तो कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा, वो उनके पास कंकर भी पास में है, तो उनको दिमाग में बैठेगा 7 और 1 भी होता है 8 के बराबर। गलत तो नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही कोई 6 और 2 बोल देगा, ऐसे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उनको सबको ये ध्यान में आ जाएगा। एक तो है ये तरीका, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्या ये अच्छी थी, या मैं सीधा पूछूं 8 किन किन संख्याओं के जोड़ के बराबर है, बच्चों बताओ, दोनों में से कौन सा बेहतर है? हाँ जी, ये इसमें एक्टिविटी है। क्यों है ये? इंटरेस्टिंग है, बच्चे को रोचक लगेगा, बच्चे को लग रहा है कि हम कुछ बता रहे हैं, इन्होंने क्या सोचा है। इस तरह की ढेरों, मैं काफी हम लोग ने ही बनाई है, सारा किताब जो बनी है, तो पूरी पहली दूसरी की किताब है, बहुत कुछ किया गया है इसमें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको ध्यान से, जो पीछे हुआ सो हुआ उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब आप बच्चों को ये मान के चलो 21वीं सदी के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं, तो आपको ये जो जिस तरीके से किताबें करी हुई हैं, चाहे एनसीईआरटी की किताबें हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, मैंने देखा एनसीईआरटी ने भी किताबें बहुत अच्छी बना रखी हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन कई बार होता क्या है कि हम लोग अपने तरीके से ही कराना शुरू कर देते हैं। हम सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं बस वही जो अब आपको बताऊं, एक एम्स के डायरेक्टर थे, तो किसी ने पूछा जी क्या डायबिटीज जो है हेरिडिटरी है? उसने पता क्या डॉक्टर ने जवाब दिया? उसने सीधा सा, जो हेरिडिटरी वैसे तो है नहीं, पर होता क्या है, जो खान पान हमारा चलता आ रहा है ना, वही खान पान आगे बच्चों में चलेगा, फिर उससे आगे बच्चों में चलेगा। जो बीमारी माँ बाप को है फिर वो आनी है। आप समझ रहे बात को, कि हम जो है बदलाव ही नहीं कर रहे अपने आप में, रिफ्लेक्ट नहीं कर, इसको रिफ्लेक्शन, जैसे गीजू भाई थे, रिफ्लेक्ट करते थे कि अगर मैंने जो तरीका क्लास में मैंने जो काम किया है वो कितना ठीक था, क्या मैं इससे अच्छा और कर सकता हूँ। यही बात इसमें है, जो लोग नहीं सोचते हैं, जो डायबिटिक हैं उसके पेरेंट्स, उनके बच्चे भी डायबिटिक हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने गलत तरीके से करा है। अब वही चीज हमारे साथ चलता आ रहा है, जो लोग टीचर करते आ रहे हैं वही उसके आगे के बच्चे करेंगे, टीचर वही उसी तरीके से फिर आगे करेंगे। उससे हो क्या रहा है, मोबाइल तो चेंज हो रहे हैं, 1G 2G 3G 4G 5G में आ रहे हैं, नए नए फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन हम वही की वहीं चल रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, बच्चों का काफी नुकसान हो रहा है, और हम आगे मतलब कि सारे कंट्री वैसे का वैसा हो रहा है। फिर तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रयास करो कि आप, जो पीछे हुआ सो हुआ, वो इग्नोरेंस है, कोई बात नहीं, होगा, कर भी कह सकते हैं, लेकिन आगे के लिए एक तो आपको 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो आप गीजू भाई की किताब को बहुत अच्छे से, एक बार नहीं कई बार पढ़ो, और इस एंगल से भी पढ़ो, क्या उसमें चैलेंज है कहीं, क्या उसमें इंटरेस्टिंग चीजें दे रखी हैं कि नहीं, और बाकी कुछ जो भी आप अपने दिमाग में लेते हो, लेकिन ये 2 एंगल तो जरूर दिमाग में रखो। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों से अभी इतनी चर्चा हुई है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब अब एक मेंटरिंग करने जाओगे तो आप में क्या क्या बदलाव आया है, और आप कैसे अपने इसको क्लासरूम, मतलब कि टीचर के साथ कैसे चर्चा करोगे, कैसे उसको दिखाओगे, कैसे उसमें चेंज ला पाओगे, ये मेरा प्रश्न। हाँ जी बोलिए। हेलो, आप माइक अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर एक तो जैसे हम क्लासरूम में जाएंगे टीचर के पास स्कूल बोलते ही, तो उनको ये बोलेंगे कि बच्चों पे थोपना नहीं है, बच्चे जिस तरीके से जानना चाहते हैं ना, उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए, चाहे वो उसको गतिविधि के माध्यम से हो, और वो चीजें उसको सीधा बता दोगे टीचर को, है? हाँ सर, ये जैसे हम उनसे डिस्कस करेंगे, पहले तो हम उनको ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिर उनको बताएंगे सर इस तरीके नहीं होकर के ऐसे हम करवाएं तो कैसे हो सकता है, ताकि वो टीचर भी है ना थोड़ा सा बुरा फील नहीं करे, उनको भी वो बात अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
पहले तो ये बताओ कि आपकी मेंटरिंग में कुछ फर्क, कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा? नहीं, मतलब कि कौशल ताकि विकसित हो बच्चों में, कोई मेंटरिंग में असर आएगा आपके? चेंज आएगा, बदलाव आएगा? कोई भी? हाँ जी, बोलो। जी सर, जरूर आएगा। हाँ, तो फिर थोड़ा सा बताओ कि क्या बदलाव आए करोगे? अब मतलब कि यूं है कि यही जैसे कि आपने खेल खेल के माध्यम से बताया अभी, एक तो बदलाव, पैटर्न में बदलाव, कि जरूरी नहीं कि पहले सारी स्लैंटिंग लाइन हो फिर हॉरिजॉन्टल हो। जैसे एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक फिर यू शेप में कंकर से खेलना, जैसे जैसे आपने बताया इस तरीके से। ज्यादा जो छोटे बच्चों को हम ज्यादा मेंटरिंग करते हैं क्योंकि वो सर नींव होती है सीखने की। बिल्कुल, लेकिन नींव होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि नींव बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर हमारी नींव कमजोर होगी तो बस हो गया काम बहुत। और इस नींव में आपको बजाज जी ने शुरू में बताया कि इसमें बच्चे 85% उसका ब्रेन ग्रो हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से सीखते हैं। मैंने तो ये पढ़ा है कहीं से कि कई भाषाएं सीख सकता है बच्चा, छोटा ही बच्चा। तो वो नहीं है कि, लेकिन सवाल तो यह है कि आप जाके कैसे करोगे क्लास, वहाँ पे टीचर में क्लासरूम, उसकी क्लासरूम में कार्य करने में बदलाव आए टीचर में, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करोगे, मैं बस ये बेसिक है क्वेश्चन। और कोई बोले, कोई भी? हाँ जी। जी सर, इसके लिए मैं कहना चाहता था कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम उन बुक्स का अध्ययन करके जाएं जो जिसके हमें मेंटर करना है, कि पहली और दूसरी एक मिनट कक्षा मैं की। आपकी बात को दोहरा दूं सबके सामने, जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला। इन्होंने कहा कि मैं पहली दूसरी की जो भी किताबें गणित की लगी हुई हैं या भाषा, हम तो गणित की बात ही कर रहे हैं, पहली की दूसरी की किताब करके जाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में करूँ, जरूरी नहीं है कि आप सारी किताब भी कर पाओ, जरूरी नहीं है, कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कुछ एक्टिविटी भी, कुछ टास्क जो आपको बहुत पसंद आते हैं, जो आप, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप करके भी देख सकते हो उनको। पहले वो टास्क जाके टीचर के सामने बच्चों के साथ करके दिखा दो। पहले तो देख लो टीचर कैसे कर रहा है, करा रहा है, कोई बात नहीं, इन्होंने जैसे बोला है। उसके बाद वो टास्क जब टीचर बच्चों के सामने करेंगे, बच्चे चहकेंगे, खुश होंगे, बच्चे प्रश्न करेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, वो अपने आप ही टीचर को पता, आभास हो जाएगा कि ये मैं कर रहा था और ये इन्होंने करके दिखाया। आपकी मेंटरिंग कहीं की कहीं जाएगी, उनको पता लगेगा कि वाकई ये तो बदलाव है। हाँ, ठीक बोला आपने। आगे? जी सर, उसके लिए एक चीज और जरूरी है कि हम टीचर को आत्मविश्वास में लें कि आप जो कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो। और इसके साथ अगर हम इसमें और ऐड ऑन कर लें कि इसके साथ हम कुछ एक्टिविटी और जोड़ दें, क्योंकि जो टीचर करा रहा है शायद वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करा रहा होता है, और अगर उसके साथ हम कुछ एक्टिविटीज और अपनी तरफ से जोड़े, जैसे कोई गिनती से संबंधित है या 8-10 एक्टिविटीज ऐसी हम करके लेके जाएं, ताकि वो टीचर को भी लगे कि हाँ, मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बच्चे को समझा सकता हूँ, और टीचर को भी लगेगा कि ये हमारे ऊपर मतलब एक ऑर्डर या थोप नहीं रहे हैं, हमारी हेल्प एक तरह से कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपका काम है सपोर्ट विजन। पहले होता था इंस्पेक्शन कर रहे हैं जी, बहुत अंग्रेज के टाइम में, आजकल इसको बोलते हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हो टीचर को। ठीक है, एक तो आपने फ्रेंडली तो करना ही करना है। मैं आपको अपना भी अनुभव बताता हूँ, जब मैं टीचर के साथ मैंने बुक्स लिखवाई थी, बिल्कुल फ्रेंडली, मैंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं प्रिंसिपल लेवल का आदमी हूँ या इससे ये ऐसा हूँ, बहुत सीनियर आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल उनके साथ फ्रेंड्स की तरह रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, उनसे डिफरेंट काम भी लिया। आप टीचर को आप सिर्फ ये रियलाइज करा दो कि इस जो मैंने टास्क किया और आप जो कर रहे हो उसमें क्या फर्क है, वो अपने आप अनुभव कर ले। ठीक है बात? और कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत अच्छा बोला इन्होंने। हाँ जी, और कोई? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये अभी अपना कम से कम 1.5 घंटे का कार्यक्रम चला है, तो अच्छी चीजें गणित के बारे में जो आपने बताई, साथ के साथ आप भाषा की, ईवीएस की, और खासकर पहली और दूसरी क्लास की जब बात कर रहे हैं, तो हमारे फतेहाबाद ब्लॉक में एक प्रारंभिक भाषा शिक्षण प्रोग्राम जो भाषा के लिए 2 साल से चल रहा है, तो फ्रेंडली बच्चे तो बहुत हो चुके हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि। और जैसे मेंटरी की बात की है, ये अलग बात है कि ये कोरोना काल में हम बच्चों से भी नहीं मिल पाए, टीचर से नहीं मिल पाए,
और बच्चे भी इतने उत्सुक हैं और टीचर भी, अध्यापक भी हमारे बहुत उत्सुक है, उनसे ज्यादा उत्सुक जो हम हैं कि उन बच्चों में जाके हम वो कार्य करें जो आपके द्वारा हमें बताए जा रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। हमारी, आप कहाँ से हो? मैं जी नरसिराम ABRC GSSS बिगड़ फतेहाबाद ब्लॉक और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा, फतेहाबाद के आसपास के, ठीक है। मेरा जिला तो फतेहाबाद है वैसे ओरिजिनली, मैं जाखल मंडी का रहता हूँ। आई बिलोंग टू जाखल मंडी। जाखल मंडी या टोहाना वगैरह का कोई है इसमें आपके हाँ सर, एरिया? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो और बोलो। और कोई? और कोई बोलना चाहेगा, बताइए। चलो, मेनली हमारा ये चीज आ गई है कि एक साथी ने जैसे बोला कि हम किताब में से कुछ एक्टिविटी, सारी किताब करो तो बहुत ही बेहतर है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। एक तो आपने गिजू भाई की किताब तो पढ़नी ही पढ़नी, ये तो बिल्कुल दिमाग में रखो। वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य करोगे कि आप गिजू भाई की, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गिजू भाई की किताब को बहुत अच्छे से एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ो, और वो दिमाग में आपके जो हमने आज डिस्कस किया है वो बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी कि वे इसमें चैलेंज है या नहीं, इसमें रुचिकर क्यों, ये कैसे रुचिकर हो गया, और कैसे उसने ऐसे नहीं सोचा कि बच्चा खराब है, मेरे में ही कहीं कमी है, ये सारी बातें दिमाग में आप जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो अगर दिमाग में रख के उस एंगल से दोबारा पढ़ो इस किताब को, और फिर उनकी बात को भी आप कर सकते हो चीज। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा जो पहली दूसरी की गणित की किताब है, उनमें से कुछ टास्क, कुछ कार्य बहुत अच्छे से करके लेके जाओ, लेकिन उसकी बैकग्राउंड सारी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मान लिया आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे पहले के 3 चैप्टर तो आपको पता तो होने चाहिए कि उसमें क्या क्या है। अब काउंटिंग से पहले हमने 3 चैप्टर जो है ना प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स के दिए। आपको कुछ बातें बजाज जी ने भी बोली है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि किताब बुक में कोशिश की गई है कि ये सोचने वाले और इंटरेस्टिंग टास्क दिए गए, ये आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। अब आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, किसी का भी कोई किसी तरह का भी प्रश्न हो। अगर कोई मुझे ये श्योर, कितने लोग जो हैं गिजू भाई की किताब हम कब तक पढ़ लेंगे, कुछ श्योर करा सकते हो? गिजू भाई की किताब कब तक पढ़ोगे और पहली दूसरी की एक्टिविटी कितने दिनों में कर लोगे? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें कि कब तक पढ़ लेंगे। बजाज जी आप जुड़ गए क्या? हाँ, मैं जुड़ा हुआ था। चलो आप अब टेक ओवर कर लो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। साथियों, आज हमने जो चर्चा की है, सिंगला सर ने आपसे जो हमने शुरुआत से ही बात की थी कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो आज का जो उद्देश्य था कि हम बच्चों के अंदर थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकें, तो आपसे काफ़ी चर्चा की है। सिंगला साहब ने काफ़ी उदाहरण दिए हैं। शुरुआत में मैंने भी आपसे बातचीत की थी कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता को कैसे पूरा करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, तो आपने देखा सिंगला साहब ने कैसे उदाहरण लेकर एक लड़की जो स्कूल में टीचर के द्वारा ये कहा गया कि वो कुछ नहीं कर सकती और उसने वो पैटर्न करके दिखाया, और कैसे 4 जो इम्पोर्टेंट टास्क जो पैटर्न में होते हैं वही मैथमेटिक्स है। जो 4 स्टेप्स हमने पैटर्न में किए, थिंकिंग, एनालाइजिंग, रूल फॉर्मेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। जब बच्चा सोचेगा, सोचकर एनालाइज करेगा, एनालाइज करके अपना नियम बना लेगा, तो जब बच्चा नियम खुद बना लेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो स्वयं उसका तर्क दे सकता है, उसका कारण बता सकता है कि उसने ऐसे आगे क्यों बढ़ा। इसी तरह से अनेकों उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण मैं इसी तरह से रूल फॉर्मेशन का दे सकता हूं कि जैसे 5 में 0 जोड़ें तो क्या आता है। एक टीचर ने तो किया कि क्लास में आया, भाई याद करो बच्चों, किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 5 में 0 जोड़ा 5, 8 में 0 जोड़ा 8, उसने बता दिया, एक उदाहरण। एक टीचर क्लास में आए
उन्होंने कहा 5 में 0 जोड़ो तो 5 आ गया। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा अच्छा अब 8 में जोड़ो, उन्होंने कहा 15 में जोड़ो, उन्होंने कहा 20 में जोड़ो, अब 18 में जोड़ो। तो जैसे जैसे वो जोड़ते जाते तो 7-8 नंबरों को जोड़ने के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सर ये जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है? कहते सर ये तो वही आ जाता है। तो ऑटोमेटिक उन्होंने बच्चों ने अपने आप ही कंक्लूड कर। और नियम बनाने की जहां तक बात है, सिंगला साहब ने एक उदाहरण नहीं दिया आज। एक सिंगला साहब के घर में उनकी बेटी एक बार 1.5 साल के बच्चे के साथ आई, 2 साल पहले की बात है, दिसंबर की छुट्टियों में। तो वो 1.5 साल की बच्ची जब सिंगला साहब के घर थी तो सिंगला साहब रोज शाम को 5 बजे उसको घुमाने के लिए लेके जाते। वो बच्ची क्योंकि सिंगला साहब रिटायर्ड हैं, घर में रहते हैं, तो चप्पल और पजामा पहन के रहते थे। तो शाम को जब जाते तो वो जूते पहनते और अपना कपड़े चेंज करते। तो उस प्रकार वो जब कपड़े चेंज करके जाते और शाम को लेके जाते तो 5 बजे लगभग डेली ऐसे करते थे। तो 7 दिन के बाद जब वो सिंगला साहब ने अलमारी में से जूते निकाले तो जूते निकालते ही एकदम से वो बच्ची ने हाथ आगे कर दिया। अब 1.5 साल की बच्ची ने ऐसा क्या, किसी ने सिखाया नहीं था उसको, वो एकदम कूदने लगी और हाथ आगे कर रहे थे। अब आप देखिए ऐसा क्या हुआ कि बच्ची ने 7 दिन के बाद वो हाथ करना ऐसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्ची ने 7 दिन तक ऑब्जर्व किया, उसको उस टास्क में मजा आ रहा था बाहर जाने में। तो उन्होंने 7 दिन तक ऑब्जर्व किया और देखा कि भाई नाना जी जब ये कपड़े बदलते हैं तो मुझे बाहर लेके जाते हैं। तो साथियों, एक 1.5 साल की बच्ची अपनी ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से रूल बना सकती है। उसने तो रूल बना लिया कि कपड़े बदलना, जूते पहनना मतलब बाहर जाना। अब चाहे नाना जी को बाहर जाना, उसको लेके जाना हो या ना जाना हो, नाना जी ने कपड़े बदले तो उसका मतलब उसके हाथ अपने आप बढ़ जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 1.5 साल का बच्चा जब नियम बना सकता है तो बड़े भी बना सकते हैं। आपके पास तो बहुत बड़े बच्चे हैं। अभी जैसे मैंने 5 जमा 0 की बात की, तो ये बच्चों को हम सीधा बताने की बजाय हम उनको सोचने का, नियम बनाने का मौका देंगे तो बच्चे हमारे थिंकिंग और जो हम लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाए। साथियों, मैं आपके साथ इस YouTube चैनल पर, जो आप लोग YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, FLN के YouTube चैनल, FLN हरियाणा के नाम से YouTube चैनल बनाया है। इस पर मैंने वीडियो शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो मैंने वीडियो शेयर किया है कि पहली क्लास के बच्चे ये जो सोगोल पट्टी आपने काफी लोगों ने देखी होगी, ये सोगोल पट्टी हमने कैसे बना सकता है, हर बच्चा बना सकता है, ये आप देख सकते हैं। इसकी विधि मैंने वो YouTube पर अपलोड कर दी है। आप चार्ट की एक पट्टी काटकर उस पर 10-10 बिंदियां अलग अलग रंगों की लगाकर आप सोगोल पट्टी अपनी बना सकते हैं। हर बच्चा बना सकता है। आप हर बच्चे के घर पर ये वीडियो शेयर कर दें और बच्चा घर पर उस वीडियो से फिर अपना कर सकता है। दूसरा, एक सांप सीढ़ी का खेल बच्चे अपना आप बनाएंगे। दूसरी क्लास के बच्चे, पहली क्लास के बच्चे सोगोल पट्टी बनाएंगे और दूसरी क्लास के बच्चे सांप सीढ़ी बनाएंगे। ये दोनों वीडियो इस YouTube चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको कैसे यूज करना है पहले पार्ट में, पास, दूर, ऊपर, नीचे में, वो आप देख सकते हैं। तो साथियों, आपसे काफी चर्चा हुई, आप सबने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया। और जो लोग YouTube पे जुड़े हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया ढंग से मैसेज, बहुत सारे मैसेज दिए हैं हमारे साथ। मैं सभी मैसेज नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमारे पास 800 लोग के करीब YouTube पर जुड़े थे और सब ने अपना मैसेज लिखा इस पे। तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ। और उन्होंने इसको जब मैसेज लिखा, इसका मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो जो लोग इंटरेक्ट कर सके उनका भी, और जो लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए लेकिन मैसेज के थ्रू उन्होंने अपनी बात कही, तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज अब FLN का हमने जो चैनल बना दिया है, FLN हरियाणा YouTube चैनल, उस पर आप जाके, दो चैनल हैं, एक वैदिक मैथमेटिक्स आज जुड़े थे जिससे, लेकिन अब हम FLN हरियाणा के नाम से नया चैनल बना दिया है और वो आगे से मंडे से हम उसी से ही जुड़ा करेंगे और आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। हम गणित और भाषा शिक्षण पहली दूसरी में इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे और आने वाले समय में हम आपसे और चर्चा जारी रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक अपने DMS मिस्टर रमेश कुमार, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और DPC फतेहाबाद का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग अरेंज करी।
तो आप सभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रमेश जी को कि वो हमें फीडबैक सभी का भेजें।